Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। और मैं फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दी एनसीईआरटी टॉपिक्स जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर शुरू किए थे। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मिल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री का जो नेशनलिज्म का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास के अंदर। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सब लोगों का कि आपने काफ़ी सारा पेशेंस रखा। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी, इसके लिए मैं थोड़े दिन तक नहीं ले पा रहा था क्लासेस। होपफुली आपकी स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसके जो टॉपिक्स है इसके ऊपर डिस्कशन करते हुए कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ और ये जो नेशनलिज्म यूरोप के अंदर ग्रो हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री की जो प्रक्रिया है उसकी तरफ पूरी दुनिया को लेके जाएगा। मोस्ट वेलकम है आप सब लोगों का ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो स्टूडेंट्स नए नए अभी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ रहे हैं उन सबको मेरे बारे में परिचय देता हूँ। मेरा नाम प्रतीक नायक है। आई बीन टीचिंग सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं एंड आई टीच हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करते समय जब आपको एक कोड मांगेगा तो हमेशा ये कोड को यूज़ करिएगा PN लाइव, ये आपके डाउनलोड के लिए। और फ्यूचर में अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा क्योंकि इट विल गेट यू 10% डिस्काउंट। ओके, मैं आपको अनअकैडमी के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे जैसे आपको यूपीएससी की लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर एनसीईआरटी के टॉपिक्स करा रहा हूँ ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में है। और वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, टेस्ट क्वीज सब कुछ इसके अंदर से हो पाएगा। बेस्ट पार्ट है अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स को देख पाओगे। अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस के रूप में है वो भी देखने को मिलेंगे और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप कोर्सेज भी अटेंड कर पाओगे। अभी मेरा मॉडर्न इंडिया का नया कोर्स चालू हुआ है, जस्ट रिसेंटली है स्टार्टेड। इसमें 80 आवर्स ऑफ क्लासेस है जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस पूरा का पूरा जो जीएस पेपर 1 के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आता है दैट विल इंक्लूड द नेशनल मूवमेंट, जो फ्रीडम स्ट्रगल का टॉपिक है उसको भी मैंने कवर कराया हुआ है। तो करीबन 80 घंटे के अंदर प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज अगर आपको पढ़ना है तो आप जुड़िए हमारे साथ। एंड सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन व्हाइल यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड PN लाइव एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। फायदा आपको दूसरा ये है कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और आपको देखना है कि कैसे पढ़ाया जाता है वहाँ पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाइएगा प्रतीक नायक और वहाँ पे आपको मिलेंगे समथिंग कॉल्ड स्पेशल क्लासेस। ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होते हैं। जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी गिव ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट ये स्पेशल क्लासेस अभी मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर एक सीरीज चलाई हुई है। आई हैव टेकन अ सीरीज ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड आई सजेस्ट यू गाइस कि आप वो ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर फायदा ये होगा कि मेरे जितने भी प्रीलिम्स और मेंस के हिस्ट्री के रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं, दिस इंक्लूड्स द मॉडर्न, मिडीवल, एंशियंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इसका आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। इन सब के लिए आपको 3000 के आसपास की स्लाइड्स टोटल हैंडआउट्स के रूप में आपको अवेलेबल होगी। इसके अलावा इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे। बहुत एग्जॉस्टिव है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस कभी भी देख सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि रिकॉर्डेड क्लासेस आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार, है ना। तो डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके साथ आप जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगा। याद रखेगा कि प्लस सब्सक्रिप्शन का 1 साल, 2 साल या 3 साल की जो भी फीस है उसके अंदर आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है PN लाइव एंड 1 ईयर की 44,500 हो जाएगी, 2 ईयर्स की 64,800 एंड 3 ईयर्स की 81,000 हो जाएगी आफ्टर यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड PN लाइव, है ना। तो ऑलवेज यूज फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर सब्सक्रिप्शन। उसके सिवाय आपको एक और सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको एक गाइडेंस मिलता है पर्सनल कोच का, एक ऐसे कोच जो आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन, एक ऐसे कोच जो आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसके अंदर आपको मददरूप करेंगे कि कैसे तैयारी को किया जा सकता है और डेली आपको अपडेट देंगे। तो एक टीचर के रूप में प्रतीक नायक एजुकेटर के रूप में तो आपके साथ रहेगा। आपको 2 लोगों की टोटल गाइडेंस मिलेगी, मेरी तो मिलती रहेगी क्लासेस के अंदर, आप मुझे पूछ सकते हो कभी भी। उसके अलावा आपको एक पर्सनल कोच भी आपको हेल्प कर देंगे। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 62,550 आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव। तो हमेशा 10% डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है
आपके कोई भी पहचान वाले हैं उनको भी बोलिएगा कि अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अनअकैडमी का कोई भी, तो प्लीज़ यूज़ दिस डिस्काउंट कोड। इसके सिवा अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी में ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी होती है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का ऑप्शनल का प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ऑप्शनल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम 1 साल का तो लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल खत्म होते होते 4-6 महीना लग जाता है और उसमें डेप्थ में भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें भी आप डिस्काउंट कोड PN Live यूज़ कर सकते हो। अदर देन दिस अनअकैडमी एक नया कॉम्बैट लेके आया है जिसे हम लोग कहते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टाइप ऑफ सेटअप है जहाँ पे आपको लाइव क्विज अटेंड करने होते हैं और अगर आपकी टॉप रैंकिंग आती है तो आपको रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे अनअकैडमी की तरफ से। ये फ्री है, इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फोर्टनाइटली इसकी एग्जाम्स होती है और आप इसके अंदर क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कैसे तैयारी करनी है तो 28 दिसंबर से हमारी बैच शुरू हो रही है, 6 मंथ बैच फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। आई सजेस्ट कि आप इसके अंदर भी एनरोल करा सकते हो। एक्सपीडिशन बैच है 2021 के लिए और 2022 के लिए और 2023 के लिए भी आपको बैच अवेलेबल हो जाएगी। आइकॉनिक कोर्स की फीस बढ़ने वाली है, जहाँ पे आपको जो पर्सनल कोच की फैसिलिटी मिल रही है वो आई सजेस्ट कि अगर आप आइकॉनिक लेने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ आप अभी से ही जुड़ सकते हो हमारे साथ। चलिए हम लोग स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी के ऊपर आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें दी गई है। अब देखिए स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी के अंदर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो कवर कराया गया है और ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जोड़ा गया है, दैट इज नोन एज नेशनलिज्म। अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर 2 चैप्टर हैं सेक्शन 1 के अंदर, एक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल बी डूइंग दिस 2 टॉपिक्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। इसके सिवा एक और टॉपिक भी है, उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेशनलिज्म नाम की चिड़िया है वो कहाँ से आई, जिसे हम लोग राष्ट्रवाद के रूप में पहचानते हैं। इनफैक्ट नेशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके कारण आज की तारीख में भी आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे डिस्कशंस और डिबेट्स होते रहते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप जीएस पेपर 1 का एग्जाम्पल देखोगे तो जीएस पेपर 1 के अंदर आपको ये टॉपिक दिखेगा और वो टॉपिक अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, दैट इज नोन एज द रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। क्योंकि जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जीएस पेपर 1 के अंदर जब हम लोग सिलेबस को एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक टॉपिक आता है रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज का मतलब है कि एक देश था या एक विस्तार था, उसकी बाउंड्री को फिर से रीड्रॉ किया गया है, उसके अंदर बंटवारा हुआ है, उसके जोड़ा गया है और एक नए सिरे से बनाया है। और कैसे बनाया है, नेशनल बाउंड्री। नेशनल बाउंड्री का मतलब क्या है कि आप एक राष्ट्रीय सीमा बना रहे हो। ये नेशनल बाउंड्री कैसे बनती है, ये नेशनल बाउंड्री किसने बनाई है, ये नेशनल बाउंड्री कब बनी थी, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसके पीछे कोई एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं है। तो वो फैक्टर कौन सा है दोस्तों, वो है नेशनलिज्म। और इसी के कारण मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब हम लोग नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, जब हम लोग नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे तो विल फाइंड कि ये जो नेशनलिज्म नाम की आइडियोलॉजी है इसी के आधार के ऊपर नेशनल बाउंड्रीज बनती है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा सकता हूँ कि जैसे नेशनल बाउंड्री आपकी कैसे बनेगी साहब, ठीक है ना। तो नेशनल बाउंड्री जो है वो 2 तरह से आपकी रीड्रॉ होती है। रीड्रॉ करने का मतलब है कि उसको फिर से नए सिरे से बनाया जाता है। एक प्रक्रिया होती है कि एक बड़ा सा साम्राज्य है वो टूट जाता है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। तो एक बड़ा सा विस्तार है, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा साहब, रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज होगी। और ये जो एक बड़ा सा विस्तार टूट क्यों गया उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि ये विस्तार के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, से फॉर एग्जांपल 4 कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे ए कैटेगरी के, यहाँ पे बी कैटेगरी के, यहाँ पे सी कैटेगरी के, यहाँ पे डी कैटेगरी के। ये चारों की चारों कैटेगरी के लोग जो है इनके बीच में कल्चरल बहुत सारे डिफरेंसेस है और इन सब ने डिसाइड किया कि यार हमारे बीच में कल्चरल डिफरेंसेस है, we cannot stay together in a big empire. It is better to govern ourselves in our own way so that we can preserve, protect and eventually continue our culture in our own way of life. समझे आप लोग, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि भाई अपनी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करवा दिया और इस तरह से अपनी कल्चरल यूनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने इनफैक्ट नेशनल बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया, ठीक है। ये यूरोप के अंदर हुआ था। दूसरा रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री कैसे होता है, तो आपके यहाँ पे छोटे छोटे विस्तार जो है वो मर्ज हो जाते हैं। वी कैन फाइंड स्मॉल एरियाज गेटिंग मर्ज्ड टुगेदर। छोटे छोटे विस्तारों का मर्जर हुआ
और मर्जर होने के बाद हो सकता है कि फिर से एक नई बाउंड्री बनाई गई, एक नया कंट्री बनता है ना। जैसे अमेरिका की हम लोग एग्जांपल देखते हैं, तो अमेरिका इज एन एग्जांपल ऑफ रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्री, जहां पे 13 छोटी कॉलोनीज को इकट्ठा करके एक देश का निर्माण हुआ। भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो छोटे 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 प्रिंसली स्टेट्स है, जिसे हम लोग रजवाड़े कहते हैं, उन सबको इकट्ठा करके फाइनली क्या हुआ, इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, है ना। तो ये जो आपकी नेशनल बाउंड्री का जो रीड्रॉ करने का जो फैक्टर है, उसके पीछे सबसे मेन कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो याद रखेगा वो है राष्ट्रवाद। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो आज हमको ये देखना है कि ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है ये कहाँ से आया और यूरोप के अंदर ये नेशनलिज्म ने इम्पैक्ट क्या किया, ठीक है। क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो यूरोप सेंट्रिक है, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर ये बुक के अंदर दिया है वो इंडिया सेंट्रिक दिया हुआ है। द फर्स्ट चैप्टर इज रिगार्डिंग द यूरोप, द सेकंड चैप्टर इज रिगार्डिंग इंडिया, कि भाई इंडिया में नेशनलिज्म कहाँ से आया, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव्स को हमको थोड़ा बहुत देखना है और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म कैसे आया, उसके पीछे क्या क्या फोर्सेस थे, कौन सी प्रक्रिया रिस्पॉन्सिबल थी और किस तरह से नेशनलिज्म चलता रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेशनलिज्म है क्या साहब, ठीक है ना। और नेशनलिज्म के साथ साथ एक और प्रश्न आता रहता है कि ये नेशन क्या है, ठीक है। तो वी फाइंड कि एक मेरा दोस्त है मिस्टर बोजो, ये मिस्टर बोजो अब आज के बाद आपके जितने भी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होंगे उसके अंदर आपको मिलते रहेंगे। ये बोजो साहब एनसीईआरटी का एक कैरेक्टर है और एनसीईआरटी के अंदर इनके बारे में काफ़ी सारे उटपटांग क्वेश्चंस इनको आते रहते हैं, तो मैंने हिस्ट्री के अंदर इनको थोड़ा इंक्लूड किया हुआ है एंड आई हैव इंक्लूडेड इन माय स्लाइड्स एज वेल, सो दैट थोड़ी स्लाइड्स के अंदर आपको इंटरेक्शन दिखता रहे। अब सवाल ये है कि नेशनलिज्म क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जो रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज जो है उसके साथ पूरा का पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। और रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज दो तरह से होती है, आइदर मर्जर ऑफ स्मॉल एरियाज होगा या एक बड़ा विस्तार टूट जाएगा। उसके पीछे जो प्राइम फैक्टर है वो नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म के कारण ही नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस हुआ। अब ये दोनों की दोनों प्रक्रिया है, ये चैप्टर के अंदर समझाई हुई है, ठीक है। सो दिस होल इश्यू ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन बिल्डिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है आप पढ़ने की शुरुआत करोगे तो उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंगली डेट्स को दर्शाया गया है और डेट्स के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी यूरोप के अंदर और किस किस प्रकार की घटनाओं के द्वारा आखिर के अंदर जो 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 यूरोपियन पॉलिटिक्स है वो बदल जाती है, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कब आया उसके ऊपर थोड़ा बहुत लेके जाना चाहूँगा कि व्हेन डिड नेशनलिज्म इन यूरोप केम इनटू एग्जिस्टेंस। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो नेशनलिज्म यूरोप के अंदर कैसे आया, किस प्रकार से आया, उसके पीछे कैसे कैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। तो प्राइमरीली अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखने की जाने की कोशिश करोगे तो उसकी एक टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको टाइमलाइन के कंसेप्ट से क्यों समझा रहा हूँ, उसके पीछे के 2-3 कारण हैं, उसके ऊपर भी जाऊंगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू द टाइमलाइन कंसेप्ट। टाइमलाइन के कंसेप्ट से जाने के पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसे हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं, एक कल्चरल फीलिंग जो इकट्ठे होने की आती है, ये कब आने की शुरुआत हुई है। तो इसके पीछे एक घटना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या इसी को ही हम लोग फ्रांस की क्रांति के रूप में पहचानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो फ्रांस की क्रांति हुई, अगर आपको प्रीवियस क्लास की एनसीईआरटी पता होगी, क्लास 9th की एनसीईआरटी बहुत डिटेल के अंदर मैंने उसके अंदर डिस्कस किया था। ये फ्रांस की क्रांति के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पे 1789 से लेके 1799 तक का पीरियड दिखेगा, जहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। फ्रांस में राजाशाही को हटा दिया जाता है और मोनार्की को हटा के फाइनली बेसिकली जिन्होंने सत्ता हासिल की थी वो कौन थे, वो थे वी द पीपल ऑफ फ्रांस। वी द पीपल का मतलब क्या है, फ्रांस के लोग थे। अब जब फ्रांस के लोगों ने सत्ता हासिल की तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर बहुत सारी अराजकता आई। देयर वाज सो मच ऑफ एनार्की, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी सिचुएशन खराब हो गई है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रांस के अंदर ये जो पीपल के हाथ में सत्ता आई, वो सत्ता फाइनली अगर आप देखोगे तो नेपोलियन नाम का एक सेनापति था, उसने कैप्चर कर दी, ठीक है। सो वी सी कि नेपोलियन जो है वो 1799 के आसपास फ्रांस के ऊपर गद्दी के ऊपर बैठा, फ्रांस की पब्लिक को कहा कि देखो मैं तुम्हारा राजा हूँ। और ये नेपोलियन ने पूरे यूरोप के अंदर इनफैक्ट अपना जो साम्राज्य है वो बनाना शुरू कर दिया।
ये जो चैप्टर है उसे पढ़ाने का इंटेंशन आपको यही है कि नेपोलियन के कारण राष्ट्रवाद आया था। मैं आपको पीछे बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये किताब के अंदर आपको मिलेगा थोड़ा बहुत। नेपोलियन के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद आया था, उसके पीछे का एक फंडामेंटल रीजन आप समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली क्या था कि यूरोप एट दैट टाइम वाज हैविंग सम बिग एम्पायर्स, बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। या अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको छोटे छोटे राज्य मिलेंगे, स्मॉल किंगडम्स मिल जाएंगे, समझे आप लोग, ठीक है। अब स्मॉल किंगडम्स के अंदर क्या था कि वहां के जो लोग थे उन सब के अंदर यूनिफिकेशन नहीं हो रहा था, उन सब के अंदर एकात जो कहते हैं ना, एकता नहीं थी। नेपोलियन ने यह किया कि जब उसने यूरोप के अंदर युद्ध करने की शुरुआत की 1799 ऑनवर्ड से, तो उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। उसने इटली को यूनाइट किया, उसने जर्मनी को यूनाइट किया, उसने बहुत सारी, मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक 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 राष्ट्रवाद की भावना जगाई। और इसके कारण क्या होता है कि 1799 से लेके 1815 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के दौरान यूरोप के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर जब पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल यूनिफिकेशन हुआ तो एकता की फीलिंग आती है। दे स्टार्टेड फीलिंग कि यार हमारे लिए कुछ हो रहा है, हम लोग बेसिकली अब एक हो सकते हैं। नेपोलियन के साम्राज्य के अंडर हम लोग को नहीं रहना लंबे टाइम तक, बट वी कैन डू समथिंग ऑन अवर ओन, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो होता यह है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति होना, 1799 में यूरोप में नेपोलियन ने पूरा का पूरा साम्राज्य बनाने के कारण छोटे मोटे किंगडम्स को खत्म कर दिया और उसके बाद वहां के लोगों को यूनिफाई किया। 1815 के अंदर नेपोलियन हार जाता है। वी फाइंड इन द ईयर 1815 नेपोलियन हार गया। अब जब नेपोलियन हारता है, व्हेन नेपोलियन लॉस्ट एट द बैटल ऑफ वाटरलू, तो उसके बाद यूरोप के बहुत सारे रजवाड़े थे, किंगडम्स थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था कि नेपोलियन ने लोगों को यूनिफाई करने का प्लान बनाया था, एक बड़ा साम्राज्य बना के, और उनको फिर लोकल गवर्नेंस भी दे रहा था। तो एक यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया करके एक प्रदेश है, ऑस्ट्रिया के जो प्रदेश हुआ करता था, किंगडम हुआ करता था, वहां पे उनका फॉरेन मिनिस्टर भी था और युवराज भी था जिसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक करके जो ऑस्ट्रिया का युवराज या फॉरेन मिनिस्टर आप कह सकते हो, ये मेटरनिक ने वियना के अंदर एक कांग्रेस बुलाई। वियना कांग्रेस कहते हैं या वियना सिस्टम के रूप में पहचानते हैं। ये वियना कांग्रेस या वियना सिस्टम हमारे लिए क्यों प्रोमिनेंस है, क्योंकि इसके कारण राष्ट्रवाद अब बेसिकली तोड़ने की कोशिश की जाएगी। विल सी द नेशनलिज्म विल बी डिसइंटीग्रेटेड इन यूरोप फॉर फ्यू टाइम्स, ओके। वियना सिस्टम एक ऐसे सिस्टम थी जहां पे यूरोप के राजा लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर से डिसइंटीग्रेशन करने की शुरुआत की, और नेपोलियन ने जो एम्पायर बनाया था उसको तोड़ दिया, उसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करने के साथ साथ फिर से मोनार्की को रिवाइव कर दिया, समझे आप लोग, ठीक है ना। फिर से राजाशाही को रिवाइव करके लेके आए। तो 1815 के अंदर जब वियना सिस्टम के द्वारा राजाशाही को पुनर्जीवित किया जाता है, इसी के बाद से यूरोप के लोग जो है वो सब के सब भड़क जाते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमको तो हमारे हाथ में सत्ता चाहिए, वी नीड पावर इन द हैंड्स। इवेंचुअली वी द पीपल, जहां जहां रहने वाले लोग हैं स्थानिक विस्तार के अंदर, कल्चरली जितने भी लोग यूनिफाई होने की कोशिश करते हैं, उन सब के अंदर 1820 से लेके करीबन 1900 तक का पीरियड है। कौन सा है? 1821 से लेके 1905 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के दौरान नेशनलिज्म नाम की विचारधारा बहुत चलती है। ग्रीस बेसिकली जो एक टाइम के ऊपर टर्की के एम्पायर का पार्ट था, वो इंडिपेंडेंस होने की कोशिश करेगा। यूरोप के अंदर फिर से जो राजाशाही उभर के आई थी, खास करके फ्रांस के अंदर, उसको फिर से तोड़ने की कोशिश की जाएगी। बेल्जियम इंडिपेंडेंस होगा। बेल्जियम के अंदर लोगों ने डिसाइड कर दिया कि भाई हम लोग राजाशाही को नहीं स्वीकारेंगे, हम लोग को हमारे हाथ में सत्ता चाहिए। नेदरलैंड्स के अंदर ये घटनाएं होगी। जर्मनी इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो 1860s तक आते आते 1870s तक आते आते उसका यूनिफिकेशन हो रहा है। इटली का यूनिफिकेशन हो रहा है। इटली के अंदर भी बहुत सारे छोटे मोटे किंगडम्स थे, और आखिर के अंदर 1900 तक आते आते बाय द अर्ली 1900s पूरा का पूरा जो ईस्टर्न यूरोप है, विच वॉज पार्ट ऑफ दी, आई वुड से दी रशियन एम्पायर, जो जार वहां पे हुआ करता था, उसको भी टॉपल कराया गया। सेंट्रल यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया की दबदबा था, उसको भी टॉपल कराया जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये सब के अंदर आपको एक फोर्स दिखेगी, वो है नेशनलिज्म, समझे। तो ये आपको टाइमलाइन बता रहा था। टाइमलाइन इसके लिए क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये टाइमलाइन से ही आपको समझना है कि नेशनलिज्म कैसे आया है, ठीक है। तो नेशन बिल्डिंग जो है, आज हम लोग जो देश देख रहे हैं, वी द कंट्रीज दैट वी फाइंड इन द प्रेजेंट डे, ये कंट्रीज रातों रात नहीं बन के आए। ये कंट्रीज को बनने के पीछे बहुत बड़ी प्रोसेस चली। ये कंट्रीज को बनाने के पीछे इनफैक्ट बहुत सारी घटनाएं होती है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर एक तो टाइमलाइन हो गया, आपने टाइमलाइन बताया कि यूरोप में ऐसा ऐसा हुआ,
ये टाइमलाइन को मैं आगे भी समझाता रहूंगा जैसे जैसे चैप्टर के अंदर प्रोसीड करेंगे। अब सवाल ये है कि ये नेशनलिज्म नाम की विचारधारा कहाँ से आई और नेशन क्या है, ये नेशन की कोई डेफिनेशन है? ठीक है, ये नेशन की कोई डेफिनेशन है या नेशनलिज्म की डेफिनेशन है? जैसे हम लोग इंडिया के अंदर कहते हैं कि हिंदी है, हम है वतन हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा साहब। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी लोग हैं, इसके लिए हमारा ये देश है ना। तो हमने नारा दिया साइमन गो बैक, पूरा का पूरा राष्ट्रवाद आ जाता है हमारा। क्रिकेट मैच के अंदर अगर कोई फॉरेन टीम के सामने हमारी मैच होती है, सब लोग इकट्ठा हो जाता है, भारत का झंडा लेके आ जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ये आया कि ये झंडा बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फ्लैग, ये सिंबल्स को कब यूज किया गया? ये सब कुछ फ्रांस की क्रांति के द्वारा आपको मिलता है। तो आज की दुनिया के अंदर जो आपको मॉडर्न, आपको नेशनलिज्म की डेफिनेशन दिख रही है, या व्हाट इज अ नेशन जो कल्चरल यूनिट है, उसकी भी व्याख्या अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति के साथ लिंकअप होगी। ये चैप्टर की शुरुआत जब आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंगली एक फोटोग्राफ दिया गया है। ये फोटोग्राफ बहुत बढ़िया तरह से दिया है, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि ये फोटोग्राफ के द्वारा इन्होंने नेशनलिज्म को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कराया गया है। अब मैं आपको फिर से बताता हूं कि आपने थोड़ा बहुत इतिहास भी देखा होगा कि फ्रांस की क्रांति जो होती है उसके 3 मुख्य पिलर्स से, कौन से पिलर्स से? एक तो था लिबर्टी, दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा इक्वालिटी, और तीसरा जो फ्रांस की क्रांति का जो पिलर था, जो आउटकम था, जिसका नाम था फ्रेटर्निटी, राइट, है ना। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये तीनों के तीनों जो पिलर्स है जो फ्रांस की क्रांति से उभर के आए हैं, द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और द बेसिस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें लिबर्टी वॉज द फंडामेंटल, आई वुड से, आइडियोलॉजी जिसने फ्रांस के लोगों को मजबूर किया कि अगर हमको स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो हम राजाशाही को उथला देंगे। हमने स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी के अंदर ये देखा भी सही कि कैसे लोगों ने विद्रोह किया और राजाशाही को टॉपल कर दिया। द किंग्स वाज इवेंचुअली थ्रोन आउट एंड फाइनली द पीपल एस्टैब्लिश्ड देयर पावर। अब ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ्रांस के लोग लिबर्टी को हमेशा एक लेडी के रूप में मानते थे। द पीपल ऑफ फ्रांस ऑलवेज कंसिडर लिबर्टी एज अ लेडी, फेमिनाइन कैरेक्टर के रूप में उसको कंसिडर करते थे। तो एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक सॉरियू। फ्रेडरिक सॉरियू ने 1848 के अंदर ये इमेज बनाई, और उन्होंने मेनली ये इमेज के अंदर दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे फ्रांस के अलावा बाकी सारे जो कंट्रीज के लोग हैं वो अपना फ्लैग लेके, द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप, they are coming up and they are going and passing by the statue of liberty। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो अपनी सोसाइटी को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैग, और बता रहे हैं कि देखो, वी आर अ सेम सेट ऑफ पीपल, वी हैव सम काइंड ऑफ सेम कल्चरल यूनिटी, वी हैव सम काइंड ऑफ सेम, आई वुड से, पॉलिटिकल यूनिटी, एंड वी वांट कि हमारा जो नेशन है हमारे रूप में आना चाहिए, हमारे ऊपर कोई राजा नहीं होना चाहिए, हम पब्लिक इकट्ठी होकर हमारा शासन कर सकते हैं, हमारे बीच में एक सरकार लाएंगे, डेमोक्रेसी लेके आएंगे, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी वो यहाँ से आई है, और ये फोटोग्राफ से हमको समझ में आता है कि हाउ द फ्लैग बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल फॉर डिफरेंट सोसाइटीज टू पोर्ट्रे देयर नेशनलिज्म, है ना। झंडे के द्वारा राष्ट्रवाद को दर्शाया गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर जब हम लोग झंडे की बात करेंगे तो मैडम भिखाजी कामा का नाम सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना साहब? ठीक है ना। भिखाजी कामा ने पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1907 के अंदर। सेकंड आपकी कंट्रीज की कांग्रेस हुई थी, जहां पे जो कॉलोनियल नेशंस हुआ करते थे या कॉलोनियल आपकी गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, उनके सामने सब इकट्ठे हुए, सब कॉलोनीज, और उसमें उन्होंने भारत का एक झंडा बनाया था। तो ये भी दर्शाता था कि भाई देखिए, इंडिया एज ए सोसाइटी के रूप में वो कैसे कंसीडर किया जाता है साहब। ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो वी फाइंड कि ये जो पूरी की पूरी फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ फ्रेडरिक सॉरियू ने बनाई है। ये एक फ्रांस के आर्टिस्ट थे। इन्होंने टोटल 4 प्रिंट्स एक प्रकार की बनाई थी, एक सीरीज थी। इसको डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कहा गया, और इन्होंने मेनली ये दर्शाया कि यूरोप के, अमेरिका के अलग अलग प्रदेश के लोग जो है, अलग अलग विस्तार में रहने वाले लोग हैं, इन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास होते गए, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास होते होते इन्होंने मेनली, अगर आप देखोगे तो अपने झंडों के द्वारा अपने आप को दर्शाया है। ठीक है। अब लिबर्टी हमेशा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो फ्रांस की क्रांति के अंदर एक फेमिनाइन कैरेक्टर के रूप में कंसीडर किया गया है, और इसी के कारण हमको ये जो लिबर्टी है, ये लिबर्टी के फोटोग्राफ के रूप में आपको 2 चीजें मिलेगी। ठीक है। सो इफ यू सी इन डिटेल्स,
तो यहाँ पे आपको एक मशाल दिखती है, ठीक है, वील फाइंड सम काइंड ऑफ कैनन या काइंड ऑफ फायर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे किताब दिखेगी, ठीक है। ये किताब जो है वो राइट्स ऑफ मैन को दर्शाती है। द बुक दैट द लिबर्टी इज कैरिंग इज द राइट्स ऑफ द मैन, एंड ऑन दी वन हैंड वी फाइंड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है कि आपके अंदर प्रबोधन आ गया, बुद्धि आ गई साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी फाइंड कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को इसकी पेंटिंग्स के द्वारा इन्होंने दर्शाने की कोशिश की। ये लिबर्टी ये भी दर्शाता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कि भाई साहब इसके नीचे जो भी लोग बैठे हुए हैं वो सब पुराने इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, जिसे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस कहा गया है। क्या कहा गया है? एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या है कि मोनार्की पहले जब हुआ करती थी तो मोनार्की के पास एब्सोल्यूट पावर थे। राजा भी कैसी कैसी चीजें उठपटांग किया करता था, जैसे लुई 14 कहता था आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ, कि भाई मैं राज्य हूं और मैंने जो कह दिया है वो कानून है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है और मैं ही सब कुछ हूं, है ना। तो ये जो एब्सोल्यूट नेचर होता है गवर्नमेंट का या शासन का, उसको ये लिबर्टी ने तोड़ दिया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो पेंटिंग्स है, ये जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, आपको आज की तारीख में अमेरिका के अंदर भी दिखता है। वो फ्रांस ने तो गिफ्ट किया था अमेरिका को, यूएसए को, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया है वो किसने दिया है साहब, ठीक है ना। इट वॉज गिफ्टेड बाय द फ्रेंच पीपल, क्योंकि फ्रेंच लोग लिबर्टी को बहुत ही प्रोमिनेंट सिंबल के रूप में देखते थे। तो इसके कारण हमको बहुत सारी चीजें मिल रही है कि मेनी कंट्रीज एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो सोसाइटी थी, समाज जो था, उसने ये लिबर्टी को स्वीकारा, उसने पुराने इंस्टीट्यूशंस को ओवरथ्रो कर दिया। मोनार्की एक ऐसी प्रकार जहां पे सेंट्रलाइज मिलिट्री स्टेट हुआ करता था, उसको टॉपल करा दिया गया साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये जो सौर्य है, जो फ्रेडरिक सौर्यू करके जो आपके आर्टिस्ट थे, उनका विचार कुछ यूटोपियन हुआ करता था। यूटोपियन का मतलब है कि एक बहुत ही आइडियल विचार था। उनको ऐसा मानना था कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। ये जितने भी प्रकार के लोग हैं, इनके कल्चर अलग अलग है, समझे कि नहीं समझे, है ना। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट कल्चर, and because different people have different culture and they have got a way of life, और ये लोग बेसिकली अपना कॉस्ट्यूम भी अलग पहनते हैं, अपना बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी इनकी अलग है। इनफैक्ट इनकी अगर आप फूड की प्रैक्टिस देखोगे तो वो भी अलग है, इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अलग है। तो उसने कहा कि ये जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इनका ग्रुपिंग अलग अलग तरह से कर सकते हैं, एंड बिकॉज इनका ग्रुपिंग अलग अलग है तो इनको हम लोग नेशन स्टेट्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कल्चरली एक प्रकार के लोग हैं, ये हमसे अलग है। इनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस भी अलग होनी चाहिए, इनके ऊपर राजा नहीं होनी चाहिए, ये पब्लिक खुद अपने आप को गवर्न करेगी, समझे। तो ये जो अर्ली नेशन स्टेट्स है, सबसे पहले 1776 के अंदर अमेरिका का नाम का कंट्री उभर के आया, जब अमेरिका ने ब्रिटेन के सामने विद्रोह कर दिया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की इंडिपेंडेंस की ब्यूगल बज जाती है। जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में अमेरिकन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा दिया था, है ना। तो ये जो घटनाएं बनी, ये घटनाओं के द्वारा इसने मेनली दर्शाने की कोशिश की कि देखो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑलरेडी जो भी लोग हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, हमको भी कुछ इस प्रकार से इनफैक्ट है ना कहीं आगे चलना चाहिए। ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ के अंदर इन्होंने अलग अलग फ्लैग के द्वारा अलग अलग लोगों को दर्शाने की कोशिश की है, और उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि देखो फ्रांस के जो लोग हैं अभी स्टैचू के ऊपर पहुंच रहे हैं, जर्मनी के लोग हैं जो ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर के अंदर, मतलब ये जो फोटोग्राफ अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये जर्मनी का फ्लैग है, ये जर्मन फ्लैग है साहब, ठीक है ना। पीछे इटालियंस आ रहे हैं, आगे अमेरिकन जा रहे हैं, इस प्रकार की बातें इन्होंने की है, ठीक है। सो वी फाइंड इस प्रकार के लोग आपको मिलते रहेंगे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि सौर्यू ने जब फोटोग्राफ ये बनाया था, व्हेन ही पेंटेड दिस होल आइडिया ऑफ फ्लैग बेस्ड नेशनलिज्म, उस टाइम पे जर्मनी एक कंट्री के रूप में एग्जिस्ट नहीं किया करता था। जर्मनी 1848 के अंदर वो स्टिल आई वुड से अ कॉन्फेडरेशन, और ये जो कॉन्फेडरेशन हुआ करता था जिसे हम लोग राइन कॉन्फेडरेशन कहते हैं, बट एक कंट्री के रूप में नहीं था। और इनफैक्ट यहाँ पे करीबन 39 के आसपास स्टेट्स मिलेंगे जिसका लीडर प्रशिया हुआ करता था, पर इन सब का बिग बॉस ऑस्ट्रिया हुआ करता था। गेटिंग माय पॉइंट। तो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग करीबन 40 राज्यों के अंदर थे, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं एक यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। जर्मनी का यूनिफिकेशन फाइनली 1870 के अंदर होता है, 71 के अंदर जब फाइनल कंक्लूजन होगा साहब। पर सौर्यू ने जब पेंटिंग बनाया तो उसने 1848 के अंदर, ये पेंटिंग के अंदर जर्मन यूनिफिकेशन को दर्शाया और बताया कि देखो आपको भी लिबर्टी मिलेगी। ये ऑस्ट्रिया का राजा जो आपके ऊपर शासन कर रहा है,
वो भी आपको एक नहीं तो कल उसको आप हरा दोगे और फाइनली एक यूनिफाई कर दोगे। तो आप देखने की कोशिश करिए कि वी फाइंड मल्टीपल थिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है। ये पेंटिंग के द्वारा हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ऑस्ट्रिया है, फिर इटली के लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको इसके अंदर से मिलते रहेंगे। और ये पेंटिंग की दूसरी खासियत ये है कि ये पेंटिंग के अंदर बीच में आपको जीसस क्राइस्ट दिख जाएंगे साहब, ठीक है। यीशु मसीह का आर्टिस्ट ने फोटोग्राफ डाला है और आजू बाजू में देखोगे तो एंजल्स दिख रहे हैं। मतलब ये है कि ऑथर ये कन्वे कराना चाहते हैं, आर्टिस्ट कन्वे कराना चाहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने भी ब्लेसिंग दी है, एंजल्स ने भी ब्लेसिंग दिया है पीपल ऑफ यूरोप को कि वो मोनार्की को हटा दे, और मोनार्की को हटा के फाइनली वी द पीपल की जो सरकार है, हमारे हाथ में सत्ता आनी चाहिए। वैसा कुछ इनफैक्ट आप प्रयत्न करिए, भगवान भी तुम्हारे साथ है, आपके साथ यीशु मसीह भी तुम्हारे साथ है, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये पेंटिंग बहुत सिंबॉलिक है, दिस पेंटिंग इज वेरी सिंबॉलिक। 1848 का पेंटिंग है। 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर राजाशाही अभी भी फिर से एस्टेब्लिश हो गई थी, और ये राजाशाही के अंतर्गत हमको पता चलता है कि जो फ्रांस के नागरिक थे काफ़ी नाराज़ हो रहे थे और उनको लग रहा था कि हमको हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए सॉर्यू ने ये पेंटिंग्स बनाया था कि आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे, हमारे हाथ में सत्ता आएगी, और जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आई उस दिन हमारा राष्ट्रवाद बुलंद हो जाएगा और एक हम लोग राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में एस्टैब्लिश हो जाएंगे, समझे। तो ये तो पहला पॉइंट है, नेशनलिज्म के पीछे का फैक्टर कैसे कैसे थे, नेशनलिज्म कैसे आ सकता है। नेशनलिज्म कैन बी इवोक्ड इन एनी फॉर्म। आज की तारीख में नेशनलिज्म के फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर पेंटिंग के रूप में राष्ट्रवाद आया है। भारत के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, इंडियन नेशनलिज्म आपको मिलेगा एक पेंटिंग के रूप में जिसे हम लोग कहते हैं भारत माता का पेंटिंग। भारत माता का पेंटिंग बहुत ही फेमस है। ये पेंटिंग अगर आप देखोगे तो ये अभिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अभिंद्रनाथ टैगोर वॉज द मेंबर ऑफ द टैगोर फैमिली। और ये पेंटिंग की खासियत ये है कि 1905 के अंदर जब स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है भारत में, जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होगी, ये आंदोलन के दौरान ही ये पेंटिंग बनता है। और ये पेंटिंग बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म को दर्शाता था, ये भारतीय राष्ट्रवाद को दर्शाता था, और इसके कारण भारत के लोगों के अंदर एक सिंबॉलिक यूनिफिकेशन लाने की कोशिश की गई। तो हमेशा आपको नेशनलिज्म के पीछे के फैक्टर्स अगर आपको कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद कहीं से भी आता है। आजकल तो व्हाट्सएप के फोटो, एक फोटोग्राफ से आ जाएगा, या कहीं मोबाइल की आपको कहीं किसी ने फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो डाल दिया है, उससे आपके अंदर राष्ट्रवाद आ जाएगा। अब पहले तो डिजिटल टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो लोगों को कैसे मोटिवेट रखे कि भाई तुम्हारे हाथ में सत्ता आएगी, आप अपने खुद के भविष्य के निर्माता बनोगे, यू विल बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो ये जो सत्ता की पूरी गेम है, जहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा है, एक साइड के ऊपर मोनार्की है, एक साइड के ऊपर पब्लिक है। पब्लिक अपने आप को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, पुरानी सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे जो प्राइम फैक्टर है वो है नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म फ्रांस की क्रांति से सबसे पहले उभर के आ रहा था, और इसके लिए ये सिंबॉलिकली फ्रांस की क्रांति जब हो रही थी, और फ्रांस की क्रांति के बाद जब सिस्टम को रिवर्स किया गया, फिर से मोनार्की को एस्टैब्लिश किया गया बाय द वियना कांग्रेस, तब जाके फ्रांस के लोगों ने इस प्रकार के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की। अब राष्ट्रवाद क्या है वो तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। राष्ट्रवाद एक फीलिंग है, एक भावना है, जिसके द्वारा लोगों को लगता है कि लेट अस बी टुगेदर एंड लेट अस फॉर्म आवर ओन यूनियन। एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इकट्ठे होते हैं और हमारा एक संघ बनाएंगे। ये संघ को राष्ट्र के रूप में पहचानते हैं, समझे आप लोग, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो आता है कि व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक फीलिंग है जो आपको यूनिफाई करने के लिए मजबूर करती है, और आपको लगता है कि आपको एक हो जाना चाहिए, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जो भी इश्यूज है, वो आप अपने हिसाब से सॉल्व करोगे। यू डू नॉट वांट अ फॉरेन पावर टू रूल ओवर यू, you do not want an autocratic or a despotic power to rule over you. You can sort out your problems by yourself, and whatever the social contradictions, the economic and the political contributions that you have, that can be eventually sorted out by the debates and discussion, and eventually you can figure out the way of government in between yourself. तो इस तरह से आपकी सिस्टम चलती रहेगी। बहुत बढ़िया सी साहब, ठीक है, राजा को हटा दो, प्रजा के हाथ में सत्ता दे दो, और इस तरह से राष्ट्रवाद उभर के आए। अब सवाल ये है कि राष्ट्र किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेशन। आजकल हम लोग ये बहुत सारा प्रश्न चर्चा में लेते रहते हैं, नेशन क्या है साहब, ठीक है ना। अब नेशन क्या कहते हैं, जिसे हम लोग राष्ट्र कहते हैं, हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। नेशनलिज्म को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, राष्ट्रवाद कहते हैं, समझे आप लोग, ठीक है।
अब सवाल ये आता है कि राष्ट्र किसे कहते हैं, व्हाट डू कॉल द वर्ड नेशन एज, ठीक है। अब नेशन की कोई परिभाषा है, नेशन को एग्जैक्टली डिफाइन कोई कर सकता है? नेशन इनफैक्ट किस तरह से बनता है, इंडिया एक नेशन के रूप में कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं? अब ये जो नेशन की जो पूरी की पूरी व्याख्या है, जो मॉडर्न नेशन है आज की तारीख में जिसे हम लोग नेशन के रूप में पहचानते हैं, इसकी जो नेशन की व्याख्या के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉग आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग एनालॉग एनसीईआरटी में दिया गया है बाय अर्नस्ट रेनान, ठीक है, नाम याद रखेगा, इनका नाम है अर्नस्ट रेनान, ठीक है। अब हु इज अर्नस्ट रेनान याद रखेगा, ठीक है। ये एक फ्रेंच फिलोसफर थे, ठीक है। व्हाट इज अ नेशन की जो फिलोसफी है, राष्ट्र क्या है, इसके बारे में अर्नस्ट रेनान ने बहुत इंटरेस्टिंगली इनफैक्ट डेफिनेशन दी। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ नेशन अकॉर्डिंग टू यू, आप मुझे बताइए। मैं तो कहूंगा कि ये इंटरव्यू का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या भारत एक राष्ट्र के रूप में आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी इंडिया एज अ नेशन? इज इट अ फेल्ड नेशन? इज इट स्टिल नेशन इन द मेकिंग? What are the, I would say, differences in India that we find as a nation? भारत को एक राष्ट्र के रूप में जब देखते हैं, when we compare India with the European nations, what are the differences between the same? Getting my point, है ना? तो ये सब पॉइंट्स के ऊपर आपकी विचार होनी चाहिए। बहुत ही एनालिटिकल डिबेट्स वाले और डिस्कशन वाले टॉपिक्स है, पर मैं यूट्यूब के ऊपर आपको इसके लिए करा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव अ थॉट ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म को आप एक थीम के रूप में देखिए। नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आया, हम लोग जब ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो विल ट्राई टू कंपेयर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो ये किताबों के अंदर दिए गए, उन सबको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे और उसका एक पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे चलता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो एक फ्रेंच फिलोसफर थे जिनका नाम था अर्नस्ट रेनान। इन्होंने सोर्बोन यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एक डेफिनेशन दिया। इन्होंने मेनली एक फ्रेंच ऐसे टाइटल किया था जिसका नाम था क्वेस्ट से क्विनेशन, मतलब ये होता है व्हाट इज अ नेशन साहब, ठीक है। अब ये जो नेशन है, ये नेशन की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है, इन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया है कि भाई नेशन की व्याख्या कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। अब इनिशियली क्या था, इनिशियली ऐसा था कि यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज बनते हैं, जितने भी नेशन बन के आए, ये नेशन का जो बेसिस हुआ करता था वो क्या हुआ करता था पता है? दैट वॉज द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज का मतलब क्या है दोस्तों, कि इन अर्लियर यूरोप से फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने क्या बना दिया साहब, फ्रांस बना दिया। समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है। उसी तौर के ऊपर जर्मन बोलने वाले लोगों ने क्या बना दिया साहब, जर्मनी बना दिया। समझे कि नहीं समझे? उसी दौर के ऊपर मैं कहूंगा कि टस्कन लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या बना दिया, इटली बना दिया, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज का जो बेसिस है वो टस्कन लैंग्वेज है, ऐसा माना गया है, ठीक है। उसी दौर के ऊपर कॉमन रेस, एक आप एक जाति से बिलोंग करते हो तो आप अपना एक कंट्री बना सकते हो साहब, ठीक है। जैसे स्लाव पीपल जो थे, इन्होंने स्लाव कंट्रीज की स्थापना की, यूगोस्लाविया, जेकोस्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, दिस आर ऑल द स्लाव कंट्रीज। गेटिंग माय पॉइंट, है ना, जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है। तो कॉमन रेस के ऊपर हो सकता है, या आप एक धर्म के साथ जुड़े हुए हो, यू आर हैविंग अ कॉमन रिलीजन, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके बीच में कॉमन रिलीजन है, तो भी आपने अपना कंट्री बना दिया। तो आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनिशियली यूरोप के अंदर ये कंसेप्ट चलता था जब कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ 1830s के अंदर, 1840s के अंदर, 1850s के अंदर, एनी काइंड ऑफ नेशन इन यूरोप यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज। अब जब इनफैक्ट अर्नस्ट रेनान को किसी ने पूछा, और अर्नस्ट रेनान को पूछा गया और बोला गया कि सर आप एग्री करते हो कि इसको ही नेशन कहेंगे, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अर्नस्ट रेनान क्रिटिसाइज दिस आइडिया और बताते हैं कि नो, इट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। इनफैक्ट आप देखो इंडिया के एग्जांपल देखिए, डू वी हैव अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया? नो माय फ्रेंड। आप इंडिया का एग्जांपल देखोगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह के ऊपर आपको अलग अलग भाषाएं दिख जाएगी। इनफैक्ट भारत में तो ऐसा है कि ना कि हर आप 500 मीटर आगे चल जाओगे या 2-5 किलोमीटर आगे चले गए रूरल एरियाज में तो बोली बदल जाती है, डायलेक्ट बदल जाता है। तो रेस कॉमन नहीं है इंडिया में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अलग अलग प्रकार के लोग हैं। रिलीजन कॉमन नहीं है हमारे यहाँ पे, इवन हिंदुइज्म लोग फॉलो भी करते हैं तो उसके अंदर भी कितनी सारी प्रैक्टिसेस है साहब, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेस भी अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं सेम नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो कंट्रीज है, जो नेशन का फॉर्मेशन है, वो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन रेस, कॉमन रिलीजन के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो रेनान वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर्स जो ये मना करते हैं। इसके लिए रेनान कहते हैं कि
he criticizes the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion or a territory. रेनान क्या कहते हैं कि दिस इज नॉट एब्सोल्युटली पॉसिबल कि आप जब कंट्री का निर्माण कर रहे हो तो उसके अंदर कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए या कॉमन टेरिटरी होनी चाहिए साहब, ठीक है। वो कहते हैं कि अ नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। आप देखिए कि इंडिया के अंदर ये डेफिनेशन मैच होती है कि नहीं होती है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। A nation is a culmination of long past of endeavors and sacrifice and devotion. राष्ट्र एक कॉमन धर्म, एक समान धर्म से नहीं बनता। राष्ट्र एक जाति से नहीं बनता। राष्ट्र एक भाषा से नहीं बनता। वन कंट्री वन लैंग्वेज नहीं हो सकता साहब। वो कहते हैं राष्ट्र का निर्माण तो बहुत कठोर परिश्रम से बनता है। राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसमें बहुत आपको तन मन धन देना पड़ेगा। यू नीड टू डिवोट योरसेल्फ, तब जाके, और सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, आपको बलिदान देना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्र का निर्माण होता है। वो कहते हैं कि हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। आप देखिए कि आपका इतिहास मजबूत होना चाहिए, आपके इतिहास में महान नेता होने चाहिए, आपका जो इतिहास है उसमें ग्लोरी होनी चाहिए, आपके अंदर चमक होनी चाहिए। और ये तीन जब चीज़ें इकट्ठी होती है तो सामाजिक रूप से आपकी जो मूड़ी है वो बन जाती है। सामाजिक पूंजी जो होती है नेशनलिज्म के अंदर, जो सोशल कैपिटल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल ये आया कि सोशल कैपिटल क्या है? व्हाट इज सोशल कैपिटल माय फ्रेंड? गेटिंग माय पॉइंट है ना, क्योंकि एनसीईआरटी कहता है सोशल कैपिटल के बारे में लिखता है, ठीक है। सोशल कैपिटल का मतलब इवेंचुअली वी द पीपल है। वी द पीपल को कौन से बेसिस के ऊपर यूनिफाई कर सकते हैं? व्हाट कैन बी द बेसिस ऑफ यूनिफिकेशन? बेसिस ऑफ यूनिफिकेशन कैन बी, मैंने आपको बताया, लैंग्वेज, रिलीजन, रेस और एनी अदर थिंग, बट इसको निगेट कर दिया गया। वी द पीपल को यूनाइट करना है तो यूनाइट करने के लिए आपको उनको इतिहास दिखाना पड़ेगा। दे माइट बी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, दे माइट बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, बट आप उनको ये बता सकते हो कि देखो हमारा इतिहास सेम था, हम पहले एक ही शासकों के अंडर रहते थे और हम सब लोग एक थे, लेट अस बी टुगेदर साहब, ठीक है। हम लोग को इतिहास के अंदर लीडरशिप सेटअप करनी पड़ेगी। हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि एक समय के ऊपर समुद्रगुप्त था, एक समय के ऊपर अशोक हुआ करता था, एक समय के ऊपर अकबर हुआ करता था जिसने इन सबको यूनिफाई किया। हम सबको फिर से एक हो जाना है, अंग्रेजों के सामने लड़ना है साहब, ठीक है। हमारा इतिहास बहुत सुवर्ण था। वी हैड वेरी ग्लोरिफाइड हिस्ट्री। द रोमन्स यूज्ड टू कम टू अस, द ग्रीक्स यूज्ड टू कम टू अस। अरे इवन इन द मिडिवल इंडिया, when the Central Asian invasions took place, they came to India because they saw the glory in India, they saw the gold in India, they saw कि India is so much prosperous. अगर इंडिया को यूनिफाई करना है तो आप धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, उसके ऊपर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज है। पर अगर आपको यूनिफाई करना है तो इसके ऊपर यूनिफाई करिए। लोगों को एक करने के पीछे रेनान ने बहुत क्लियर कट कहा कि we cannot unify based on these points. If you want to unify, these are the basis for the unification. ये क्रक्स है आपके नेशनलिज्म का। तो यूरोपियन नेशनलिज्म जो चला उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि एक धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, भाषा के ऊपर कोई देश नहीं बना पाएगा। खैर यूरोप में बने उसकी बात अलग है, पर रेनान उससे थोड़े विपरीत थे। रेनान वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन। रेनान ये कहते हैं कि to have common glories in the past, to have common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential conditions of being a people. वो क्या कहते हैं कि अगर we the people को इकट्ठा होना है, हम भारत के लोगों को इकट्ठा होना है, अरे यूरोप के देशों को इनफैक्ट इकट्ठा होना है, तो इनको ये आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा कि देखो हमारा इतिहास कॉमन था और इवन आज की तारीख में हम लोग के बीच में बहुत सारी समानता है। वी शुड हैव कॉमन विल इन द प्रेजेंट। यूरोप के लोगों को उन्होंने ये चेताया, उनको समझाया कि वी शुड हैव कॉमन विल इन द प्रेजेंट। हमने पीछे बहुत सारे कार्य किए थे इकट्ठे होके, इवन आज की तारीख में भी साथ में करना है। हम होंगे कामयाब, हम साथ में रहेंगे। टू हैव परफॉर्म द ग्रेट डिड्स टुगेदर एंड टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर। हमने पहले भी इस प्रकार के कार्य किए हैं यूनिफाई होके, और भविष्य में करने की भी कोशिश करेंगे। जब ये फीलिंग आती है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चलता है कि लोग इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे। भाषा अलग होगी, धर्म अलग होगा, इट डजंट मैटर एक्चुअली। नेशन, महान देश वैसे ही बने। अमेरिका के अंदर देखिए एक भाषा है,
America is so much of a multicultural, I would say, country. They don't have, no doubt they speak English. अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं। पर आप साउदर्न अमेरिका में चले जाए, यू गो टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द अमेरिका साहब, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करो, आप ये टेक्सास के साइड चले जाइए, फ्लोरिडा के साइड चले जाइए, यू सी सो मच ऑफ मैक्सिकन स्पीकर्स ओवर देयर। वहाँ मैक्सिकन चलता है, अंग्रेजी से ज़्यादा लोग मैक्सिकन बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अलग कल्चर है साहब। यू गो टू द सेंट्रल पार्ट्स, ठीक है, वहाँ रेड इंडियंस कम्युनिटी रहती है। यू गो टू द वेस्टर्न पार्ट, ओके, उसका भी अलग कल्चर चल रहा होगा। बट घुमा फिरा के अगर आप देखोगे तो अमेरिकन क्यों इकट्ठे हुए? क्यों 13 कॉलोनीज इकट्ठी होकर एक कंट्री के अंदर फॉर्म करती है? क्योंकि ये 13 कॉलोनीज कंट्री के अंदर फॉर्म करती है क्योंकि इनको पता चल गया था कि वी नीड टू बी यूनाइटेड। उन सबका तो इतिहास भी उतना कॉमन नहीं था क्योंकि ये लोग बाहर बाहर से आए थे, बट इनको पता था कि हमको आगे भविष्य साथ में रह के लिखना है अपना, और इसके लिए एक कंट्री के रूप में इनफैक्ट ये लोग आगे चले गए। एक कंट्री तभी सक्सेसफुल हो पाता है, नेशन तभी सक्सेसफुल हो जाता है, किसकी? रेनान की भाषा में, जब रेनान कहते हैं कि वी शुड हैव लार्ज स्केल सॉलिडारिटी, इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट, अ प्रोविंस इज इनहेबिटेंट, इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज द इनहेबिटेंट। मतलब क्या है साहब? ठीक है ना, घुमा फिरा के यही कहते हैं कि जब आप नेशन के रूप में अपने आप को देखते हो तो आपको अपने नागरिकों के अंदर या वहां पे जो रहने वाले निवासी है, इनहेबिटेंट्स, उसको हमेशा पूछना पड़ेगा, उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। वो साथ होगा, सॉलिडारिटी आएगी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर यूनिटी आ जाएगी साहब। और इसी के कारण रेनान कहते हैं कि व्हेन वी द पीपल कम टुगेदर, irrespective of whatever differences they have, irrespective of whatsoever जो आप कंडीशंस आप पकड़ के चलिए साहब, तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर एक सौहार्द डेवलप होता है। और रेनान वो भी कहते हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं, जब नेशन बनता है, तो नेशन का इंटरेस्ट ये नहीं होता कि किसी के ऊपर अटैक कर दे। नेशन का इंटरेस्ट कभी भी ये नहीं होगा कि वो किसी की जाके टपली दाव करके आए। वो राजाशाही करती थी, वो मोनार्की करती थी। इसके लिए वो कहता है कि नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट और एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। कोई देश को पकड़ने की भी कोशिश नहीं करेगा। हम करते हैं भारत के लोग, वी हैव कॉमन विल, कॉमन ग्लोरी, बट वी नेवर डू दैट। वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू टेक ओवर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम नहीं कहते, बिकॉज वी आर अ नेशन विच आर बेस्ड ऑन द कॉमन ग्लोरी, कॉमन पास्ट एंड ग्रेट लीडर्स दैट वी हैड सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड इवन इन द मॉडर्न टाइम्स एज वेल। तो ये जो नेशन की डेफिनेशन है, ये नेशन की डेफिनेशन यूरोपियन डेफिनेशन से काफी अलग चलती है। और इसके कारण वो कहते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज अ गुड थिंग एंड इट इज अ नेसेसिटी। वो क्या कहते हैं कि लोगों के हाथ में सत्ता आई, इसका फायदा ये होता है कि देयर इज गारंटी ऑफ लिबर्टी। अगर इनफैक्ट नेशंस ना बने होते तो लोगों को स्वतंत्रता ना मिलती। अगर नेशंस ना बने होते तो राजाशाही रहती, और राजाशाही तो आपको पता ही है, राजा बोल देगा अल्टीमेटली कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ। मैंने जो बोला है वो सही है, और आखिर के अंदर वही कानून हो जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो नेशन की जो फीलिंग का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये नेशन की फीलिंग सबके हिसाब से अलग अलग डिफाइन करती है। ये नेशन अगर आप यूरोपियन डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो एक अलग व्याख्या देगी। रेनान की डेफिनेशन कुछ अलग है, अर्न्स्ट रेनान की। और अगर आप इंडिया के सापेक्ष में देखोगे तो वन कंट्री, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन का कंसेप्ट आपको नहीं दिखेगा, जो रेनान के साथ ही जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो वी फाइंड कि इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की आपको व्याख्याएं ये चैप्टर के अंदर आपको मिलती रहती है। यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी सबसे मेन पीरियड था जब नेशनलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स के रूप में उभर के आई, जिसने पूरी तरह से यूरोप के नक्शे को बदल दिया। ये नेशनलिज्म इतनी बड़ी फोर्स के रूप में आई तो फाइनली यूरोप के अंदर नेशन स्टेट्स बनने की शुरुआत हो गई। नेशन बीइंग अ कल्चरल एंटिटी, स्टेट बीइंग अ पॉलिटिकल एंटिटी, ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। और एक टाइम के ऊपर यूरोप के अंदर बहुत सारे डायनेस्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे, जहां एक से ज्यादा संप्रदाय के लोग अलग अलग एक ही विस्तार के अंदर रहते थे। उनको तोड़ दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज के रूप में पहचानते हैं। एक बड़ा साम्राज्य टूटता है, और बड़ा साम्राज्य टूटने के कारण अब छोटे 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 लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, जिन्होंने डेमोक्रेसी की शुरुआत की साहब। इस तरह से बेसिकली हमको पता चलता है कि एक मॉडर्न स्टेट की स्थापना होती है। एक मॉडर्न स्टेट जिसके हाथ में सोवरेन कंट्रोल आ गया, जिसने बेसिकली अपनी टेरिटरी को डिफाइन किया, और इस तरह से एक नए राष्ट्र राज्य की निर्माण की शुरुआत हो गई। ये राष्ट्र राज्य की निर्माण का जब हम लोग पूरा का पूरा बेसिस देखेंगे तो हमको पता चलता है कि उसमें जो भी सत्ता जो थी वो सिटीजन्स को दी गई थी।
एक कॉमन आइडेंटिटी के रूप में अगर आप देखोगे तो लोग अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे, कॉमन हिस्ट्री के रूप में या कॉमन डिसेंट के रूप में। डिसेंट का मतलब है कि आपकी जो फैमिली ट्री है, जहां आप बोल रहे हो कि हम एक दूसरे के रिश्तेदार है, इस तरह से बेसिकली इनकी पूरी की पूरी कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ। ये कॉमननेस जो यूरोप के अंदर बनती है वो रातों रात, इनफैक्ट अगर आप समझोगे तो इमेमोरियल नहीं हुआ करती थी। ये कॉमननेस यूरोप के अंदर लोगों ने इनफैक्ट इकट्ठी कराई थी। ये कॉमननेस इन्होंने बहुत सारे फाइटिंग के द्वारा अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। बट फाइनली हमको पता चलता है कि एक विशेष प्रकार के लोग जिन्होंने डिसाइड किया कि वी वांट टू स्टे टुगेदर, एक विशेष प्रकार के लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमको, हमारे बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ है, फूड की सिमिलैरिटीज़ है, हमारे बीच में जोग्राफिकल सिमिलैरिटी है, तो हमको एक हो जाना चाहिए। और ये जो एक होने की फीलिंग है उसी को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। समझे आप लोग? ठीक है। तो ये जो चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक था, द फर्स्ट टॉपिक दैट आई वाज डिस्कसिंग विथ यू, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेशनलिज्म, द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म या नेशन कैसे बने हैं, नेशन का निर्माण कैसे हुआ है, उन सबको मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की। ये फाउंडेशन था, दिस वाज द फाउंडेशन दैट आई हैड जस्ट डिस्कस विथ यू। अब होपफुली आपको एक चीज क्लियर हो गई कि राष्ट्रवाद कैसे आया, राष्ट्रवाद कैसे उभर के आया, ये नेशन की डेफिनेशन में किस किस प्रकार के अलग अलग डायमेंशंस आए। अब सवाल ये था कि ये जो नेशनलिज्म नाम की फीलिंग एक आई कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड द नेशनलिज्म फीलिंग केम इनटू पिक्चर, ठीक है। तो नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आई, इसके बारे में मिस्टर बोजो ने मेरे को पूछा एक दिन, ठीक है। मिस्टर बोजो हमारा दोस्त है और ये बीच बीच में स्लाइड्स के अंदर आता रहेगा, मैंने आपको बताया। मिस्टर बोजो ने एक बार मेरे को पूछा कि सर ये नेशनलिज्म कहाँ से आया, ठीक है, ये कितना डेवलप होगा। तो मैंने उसको, बोजो को कहा कि देख मेरा दोस्त बोजो, आपको अगर नेशनलिज्म को याद करना है तो क्लास 9th की एनसीईआरटी को फिर से याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो पहले चैप्टर्स है उन दोनों के बीच में लिंकेज है, देयर आर लिंकेजेस बिटवीन द सेम, ठीक है। क्योंकि अगर आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पता होगा तो वहां पे हमने फ्रांस की क्रांति को पढ़ा था, वी हैड कंप्लीटेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और जब मैंने आपको फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी। तो उसके दो बेसिस थे। कौन सा बेसिस था कि फ्रांस के लोगों ने बेसिकली विद्रोह किया, और किसके सामने विद्रोह किया, तो फ्रांस के राजा के सामने, जिसे हम लोग मोनार्की कहते हैं। ये जो वी द पीपल ने मोनार्की के सामने, वहां की राजा ने या प्रजा ने जब राजा के सामने बेसिकली विद्रोह कर दिया, ये प्रजा विरुद्ध जो राजा का विद्रोह था, ये प्रजा और राजा का जो विद्रोह का जो कंसेप्ट चलता रहता है, इसी को ही बेसिकली ये नेशनहुड के साथ जोड़ा गया है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आपको ये चीज बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि इट गिव द बेसिस ऑफ नेशनहुड इन फ्रांस। फ्रांस की क्रांति ने ही नेशनहुड को जन्म दिया है यूरोप के अंदर, क्योंकि पहली बार इन यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप एक कंटिनेंट के रूप में, खंड के रूप में अगर आप देखोगे तो पब्लिक इकट्ठे हुई थी राजा के सामने और राजा को हटा दिया था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। इसके कारण एनसीईआरटी के अंदर भी जो पहला टॉपिक दिया गया है वो यही दिया गया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। तो आपको मेंस के अंदर से पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति से कैसे नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, समझे कि नहीं समझे, है ना। फ्रांस की क्रांति से नेशनलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका इलस्ट्रेट कीजिए। प्लीज ट्राई टू इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल कि हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन gave the basis for nationalism, और एक फ्रेंच नेशन के रूप में कैसे बन के आया। फ्रांस के क्रांति के कारण फ्रांस के अंदर किस प्रकार की जो राष्ट्रवाद की भावना उभर के आई, उसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आपको मेनली इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यू शुड नो कि हाउ मेनली द डिफरेंट टॉपिक्स कैन बी इंटीग्रेटेड और उसके साथ कैसे डील अप किया जा सकता है। अब समझने की कोशिश करिए कि नेशनलिज्म सबसे पहले कब आया और किस तरह से डेवलप हुआ, तो उसको थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से ही। और हम लोग जो एनसीईआरटी का जो पर्सपेक्टिव है, एनसीईआरटी क्या लिख रही है उसके ऊपर, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब पहली बार फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो 1789 के अंदर पता चलता है, ठीक है। सो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द ईयर 1789, 1789 के आसपास का टाइम है। और मेनली 1789 के पहले अगर आपको पता होगा तो फ्रांस के अंदर एक एब्सोल्यूट मोनार्क रूल किया करता था। क्या नाम था साहब? 1789 और 1792 तक। अगर आपको मोनार्क का नाम याद होगा तो उसका नाम था लुई 16।
मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के अंदर जो पॉलिटी थी वो पॉलिटी कैसी हुआ करती थी, दैट वाज एब्सोल्यूटिस्ट बेस्ड, एब्सोल्यूटिज्म की पॉलिटी हुआ करती थी। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी राज्य व्यवस्था जहां पे राजा सब कुछ डिसाइड करता था कि व्हाट इज द लॉ, हु विल बी द एग्जीक्यूशनर एंड हु विल पनिश आप। ठीक है, लॉ मेकर भी राजा होगा, लॉ गिवर भी राजा होगा एंड इवेंचुअली लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला भी राजा होगा। समझे आप लोग? ठीक है, तो ये जो सिचुएशन हो रही है जिसमें राजा के सामने लोग नाराज हो गए थे, उनको सत्ता चाहिए थी, लोगों के अंदर एनलाइटनमेंट आ चुका था, बहुत सारी पॉलिटिकल अवेयरनेस आ चुकी थी, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑन 14 जुलाई 1789, अगर आपको पता होगा तो राजा के सामने क्रांति हो जाती है, दैट इज नोन एज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन साहब। ठीक है, तो शुरुआत थी जब बस्टाइल के किले के ऊपर अटैक किया जाता है। बस्टाइल यूज्ड टू बी अ फोर्ट जहां पे कुछ कुछ कैदियों को भी रखा जाता था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, उसको अटैक किया गया एंड इट वाज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी फॉर द फ्रेंच पीपल कि भाई हमको आज़ादी मिली इसके टायरेनिकल रूल से, और इस तरह से फ्रांस के अंदर क्रांति की शुरुआत हो गई। अब फ्रांस में जो पहली बार लोगों के हाथ में सत्ता आई उसके कारण क्या होता है, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आने की शुरुआत होते हैं। तो यू माइट बी अवेयर कि जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर 1789, तो क्रांति के बाद 1792 तक आते आते फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यू माइट बी अवेयर कि जो मोनार्की थी उसमें जो सत्ता थी अब धीरे धीरे किसके हाथ में चली जाती है, पब्लिक के हाथ में चली जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट है ना? सो नाउ पीपल विल बी क्लेमिंग द पावर, और जो इमीडिएट गवर्नमेंट जो थी राजा की उसको लिटरली हटा दिया गया था। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो फ्रांस के रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जहां ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी होता है। अब व्हाट डू मीन बाय सोवरेनिटी का ट्रांसफर? सोवरेनिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सार्वभौमिकता। एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी व्याख्या, डेफिनेशन ऑफ सोवरेनिटी कैन बी assume that, or it can be interpreted that कि the power lies with the people। सोवरेन जब हम लोग किसे कहते हैं, जैसे भारत में हु इज सोवरेन, हु इज सोवरेन इन इंडिया, इज इट द कोर्ट, इज इट द सुप्रीम कोर्ट, इज इट द प्रेसिडेंट, इज द प्राइम मिनिस्टर, और वी द पीपल? तो हम कहते हैं वी द पीपल आर सोवरेन इन इंडिया, क्योंकि भारत का संविधान, भारत का आईन अगर आप देखोगे तो कहां से शुरू होता है, आईन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, है ना? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट्स विद द आइडिया ऑफ वी द पीपल। तो वैसा ही फ्रांस के अंदर भी हुआ साहब। ठीक है, फ्रांस में जब क्रांति हुई तो जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए तो पब्लिक ने अपने हाथ में सत्ता ले ली साहब, और एक नया संविधान लिखने की कोशिश की, और डिसाइड किया कि भाई आज के बाद जो फ्रांस के पब्लिक है वो फ्रांस के नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, दे विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग द नेशन एंड दे विल शेप इट्स डेस्टिनी। वो अपना भविष्य खुद लिखेंगे, अपने देश का निर्माण खुद करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि फ्रांस के अंदर जो नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म पब्लिक के अंदर कैसे लाया गया, उसको लेके अब थोड़े बहुत एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकली तो फ्रांस इकट्ठा हो गया व्हेन दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उसके बाद पिक्चर क्लियर हो गया कि अब फ्रांस की पब्लिक के हाथ में सत्ता है साहब। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट है ना? अब सवाल ये था कि फ्रांस में क्रांति हो गई, पब्लिक के हाथ में सत्ता भी आ गई, बट लोगों के बीच में कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश किया जाए, हाउ पीपल शुड बी यूनाइटेड, है ना? क्योंकि आपने विद्रोह किया, विद्रोह के अंदर तो थोड़ी बहुत एनर्जी भी थी, लोगों के अंदर वो था ना, जुनून था, जोश था कि भाई कुछ कर देंगे, अपने राजा को हटाना ही है कैसे भी करके, एट एनी कॉस्ट वी आर सपोज टू रिमूव द किंग। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये फ्रांस के अंदर जब राजाशाही को आपने हटाया या उसको कमजोर कर दिया, उसके बाद लोगों को कैसे यूनाइटेड रखना, हाउ टू यूनिफाई पीपल? क्योंकि लोगों को यूनिफाई करना भी एक बहुत बड़ा कठिन टास्क था आफ्टर रिवॉल्यूशन, आफ्टर प्रोक्लेमिंग योरसेल्फ एज अ रिपब्लिकन, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो इन्होंने क्या किया कि लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी रहे, किसके अंदर? फ्रांस की पब्लिक के अंदर, तो ही नेशनलिज्म चालू रहेगा, राष्ट्रवाद को कंटिन्यू भी करना है ना साहब। जैसे हमने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम क्यों बनाए हैं, वाई इंडिया सिंबॉलिकली या कोई भी कंट्री नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम क्यों बनाता है, या क्यों उन्होंने बेसिकली कंपोज किए गए, हम क्यों कहते हैं वंदे मातरम, हम क्यों जन गण मन गाते हैं? उसके पीछे का कारण है हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी को दर्शाता है, हमारी कॉन्शियंस को दर्शाता है, हमारे आइन को दर्शाता है, हमारे अतीत को दर्शाता है, हमारे भविष्य को भी दर्शाता है साहब। ठीक है, इट शोज एंड पोर्ट्रेज आवर हिस्ट्री, इट शोज आवर फ्यूचर कि व्हाट वी आर एस्पायरिंग फॉर। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है। फ्रांस के अंदर भी जितने भी लीडर्स थे, कौन थे? उनके रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने भी डिसाइड किया कि हो सके उतना हमारे लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी बननी चाहिए, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बननी चाहिए, तो ही फ्रांस एक देश के रूप में टिक पाएगा।
तो ही फ्रांस एक नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में मजबूत होगा साहब। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर एक यूनाइटेड कम्युनिटी का कंसेप्ट इन्होंने बनाया विद द आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड द सिटीजन। और क्या कहा उन्होंने, कहा कि फ्रांस के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो एक विस्तार में रह रहे, वो फादरलैंड है, उन्हीं की ही जमीन है। और वहां पे जितने भी नागरिक रह रहे हैं, ऑल द सिटीजन्स हु आर स्टेइंग इन दिस रीजन, दे आर हैविंग इक्वल राइट्स, सब समान है। समझे कि नहीं समझे? अब पहले राजाशाही के अंदर क्या हुआ करता था, राजाशाही में एक बड़ा हुआ करता था, एक छोटा हुआ करता था। देयर वर प्रिविलेजेस विद इन द सोसाइटी। समाज के अंदर एक वर्ग के पास कुछ ज्यादा सत्ता थी, दूसरा वर्ग ऐसा था जिसके पास सत्ता नहीं थी। अब ये सब चीजें भी मेनली अगर आप देखोगे तो फ्रांस की क्रांति की हम लोग जब बात करते हैं तो उनके लीडर्स ने हाईलाइट किया, देखा कि यार ये तो इसके कारण तो फ्रांस कमजोर हो जाएगा, तो लेट अस हैव समथिंग लाइक दैट, गेटिंग अपन, तो इक्वल राइट्स का कंसेप्ट देने की कोशिश की। तो वी सी कि ये जो इक्वल राइट्स का जो कंसेप्ट है ये लोगों को दर्शाया साहब। उसके सिवाय अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इन्होंने अलग अलग प्रकार के जो फोटोज है, सिंबल्स है, उसको हाईलाइट कराने की कोशिश की है साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि एक फोटोग्राफ आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। ये फोटोग्राफ के अंदर लिखा गया, द इमेज ऑफ फ्रेंच बस्टाइल बीइंग stormed by the revolutionary crowd has been placed next to a similar fortress meant to represent the bastion of despotic rule in the German province of Kassel. Accompanying the illustration is the slogan, "The people must seize their own freedom." Rebman lived in the city of Mainz and was the member of the German Jacobin group. अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली बात आपको यहाँ पे मिल रही है साहब, ठीक है। अब फ्रांस के अंदर की जब हम लोग बात करेंगे तो फ्रांस के अंदर इनफैक्ट मैंने आपको बताया 14 जुलाई 1789 के दिन जब विद्रोह हुआ तो इन्होंने बेस्टाइल के किले के ऊपर अटैक किया था। ये बेस्टाइल का फोर्ट बहुत ही प्रोमिनेंट था, इट वाज अ सिंबल ऑफ टायरनी एंड पावर ऑफ द किंग, यहाँ पे जेल भी हुआ करती थी। तो बेस्टाइल के फोर्ट के ऊपर जब अटैक किया गया तो उसका जो फोटोग्राफ था और उसकी जो पेंटिंग थी वो फ्रांस में बहुत बिकी। तो लोगों को याद रहता था कि ये टूट गया है, अब हम लोग आज़ाद हो गए हैं, अब राजाशाही खत्म हो गई है। और ये जो क्रांति की थी फ्रांस के अंदर, रिवॉल्यूशन करने वाले जो ग्रुप था वो कौन था, वो जैकोबिन्स हुआ करते थे। अगर आपको याद होगा तो जैकोबिन्स वाज द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप। अब फ्रांस का जो फोटोग्राफ है इसी प्रकार का फोटोग्राफ आपको जर्मनी के अंदर भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी के अंदर भी राजाशाही थी, वहां पे भी बहुत सारे छोटे मोटे किंगडम्स थे, उनको भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना था। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी फाइंड कि यहाँ पे ये एंड्रेस रेबमैन करके एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 1798 के अंदर जर्मनी के अंदर जो फोर्ट हुआ करता था उसके बाहर इस प्रकार का फोटोग्राफ रखा और बताया कि देखो फ्रांस के लोगों ने बेस्टाइल का किला तोड़ा है, हमको भी तोड़ने की आवश्यकता है। इवन नाउ द जर्मन शुड बी यूनाइटेड एंड जर्मन शुड ऑल्सो ब्रेक डाउन। तो यू सी फर्स्ट सिंबल टू यूनिफाई द फ्रेंच पीपल, टू शो द फोटोग्राफ कि देखिए हमारा दुश्मन ये था, ये फिर से आना नहीं चाहिए, ही शुड नॉट कम बैक टू द पावर, क्योंकि हमारे हाथ में सत्ता चली जाएगी, हम लोग की सोवरेनिटी चली जाएगी साहब, ठीक है। ये घटना हुई। इसके सिवाय फ्रांस के लोगों को यूनिफाई करने के लिए इक्वल राइट्स दिए, साथों साथ फ्रांस के लोगों को एक नया झंडा दिया गया, न्यू ट्राई कलर साहब, ठीक है। अब पहले राजा के भी खुद के झंडे हुआ करते थे, इवन द मोनार्क यूज्ड टू हैव इट्स ओन मास्क, है ना, अपना खुद का झंडा हुआ करता था साहब। तो कभी कभी आपने मोनार्क को देखा होगा कि उसने कुछ इस प्रकार का स्टार बनाया होगा और फिर यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे लिखा होगा और अपना झंडा प्रोक्लेम किया होगा। फ्रांस के लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग हमारा खुद का ट्राई कलर बनाएंगे, ठीक है। तो ब्लू व्हाइट एंड रेड आपको कुछ इस प्रकार का ट्राई कलर दिखेगा। ये ब्लू व्हाइट एंड रेड जैसे इंडिया का है ना, सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन और बीच में अशोक चक्र, इसी प्रकार का कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दर्शाता है। तो एक जो नया झंडा बनाया उसके कारण फ्रांस के लोगों के अंदर थोड़ी आवश्यकता आई, उनको लगा कि नहीं भाई हम लोग इकट्ठे हैं, हम लोग के हाथ में सत्ता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो फ्रांस के अंदर अब पॉलिटिकल चेंजेस लाए गए, लोगों को यूनिफाई करने के लिए, लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए और राष्ट्रवाद फ्रांस के अंदर मजबूत हो इसके लिए। तो फ्रांस के अंदर अगर आपको याद होगा कि पहले जो बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था एस्टेट जनरल, ये एस्टेट जनरल में 3 क्लास थे, एस्टेट जनरल 1, एस्टेट जनरल 2 और एस्टेट जनरल 3 साहब, ठीक है। ये एस्टेट जनरल के अंदर जो 3 भाग थे उसको अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह फ्रांस के अंदर एक नई संस्था बनती है जिसका नाम है नेशनल असेंबली, और बोला गया कि यहाँ पे फ्रांस के नागरिकों का रिप्रेजेंटेशन होगा। एस्टेट जनरल के अंदर अगर आपको याद होगा तो मेनली जो राजा के पहचान वाले लोग थे, राजा के जो करीबी लोग थे, जनरल एस्टेट जनरल के जो भाग 1 था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एस्टेट जनरल, उसके अंदर तो खाली और खाली क्लर्जी लोग बैठते थे, पादरी लोग बैठते थे।
जेस्टर जनरल का जो पार्ट 2 था उसके अंदर अगर आप याद होगा हाउस नंबर 2, उसमें जेंट्री लोग बैठते थे, जमींदार और जो रॉयल फैमिली के लोग थे वो। जनरल का जो थर्ड पार्ट था वहां पे कॉमन मैन बैठता था। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये सब घटनाएं फ्रांस को दर्शाती है और पब्लिक के अंदर एक विश्वास दिलाती है कि देखिए आप लोग घबराइए मत, आपके पास सरकार है, आपके साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, यू शुड नॉट बी वरीड साहब, ठीक है। इनफैक्ट लोगों के अंदर राष्ट्रवाद चलता रहे, इसके लिए नए नए प्रकार की शपथ ली गई साहब, अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखी गई, और जो जो लोगों ने बलिदान किया था उनके लिए बेसिकली इन्होंने कॉमेमोरेशन के लिए अलग अलग इवेंट्स रखे, उनके लिए किताबें छापी, उनके पोस्टर्स को पब्लिश किया गया, समझे आप लोग, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे इन्होंने फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए और फ्रेंच सोसाइटी को यूनिफाइड रखने के लिए, एक नेशन को और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किए हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि किस प्रकार की पॉलिटिकल चेंजेस फ्रांस के अंदर आए थे, किस प्रकार के कल्चरल चेंजेस फ्रांस के अंदर लाए जाते हैं। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी लाने की कोशिश की गई, क्योंकि नागरिकों के अंदर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन तभी आ पाएगा जब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक हो जाए। इनफैक्ट फ्रांस के अंदर पहले छोटे छोटे जमींदार और मैं कहूंगा कि रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे वो लोग छोटे छोटे राज्यों के अंदर फ्रांस के अंदर अपना शासन चलाते थे, उन सबको सत्ता से हटा दिया जाता है और हटाने के बाद पूरे फ्रांस के अंदर यूनिफॉर्म लॉज को लागू किया गया। आज की तारीख में हम लोग भारत के अंदर बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। फ्रांस के अंदर जब क्रांति होती है और क्रांति के बाद जब जैसे ही समय आगे चलता गया और रिफॉर्म्स आने की शुरुआत हुई, तो वी डू फाइंड कि अब चेंजेस होने की शुरुआत होगी, नए प्रकार के कानून लागू होने की शुरुआत होगी, और ये जो यूनिफॉर्म लॉज है वो बेसिकली फ्रांस के अंदर लागू होने की शुरुआत होती है। इनफैक्ट हमको पता चलता है कि फ्रांस को यूनिफाई करने के लिए सबसे बड़ा जो पर्सपेक्टिव है वो है ट्रेड एंड कॉमर्स का पर्सपेक्टिव, क्योंकि अब जितना व्यापार करोगे उतनी ही इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी, जितनी इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी उतना ही आपको लगेगा कि वी शुड बी यूनिफाइड। और फ्रांस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हुआ बाय मेकिंग सिंगल लॉ, वन कंट्री वन लॉ, एक कंट्री के अंदर एक ही कानून होगा, वो सरकार का कानून होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स को कैसे आगे इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हुआ करती थी पहले फ्रांस के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में आपको टैक्स देने पड़ते थे, बहुत सारी ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी, वो सब मेनली अगर आप देखोगे तो खत्म कर दी जाती है और वेट्स एंड मेजरमेंट्स की एक नई सिस्टम को अडॉप्ट किया गया दैट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द फ्रांस। इनफैक्ट फ्रांस में पहले यूनिफिकेशन नहीं था वेट्स एंड मेजर का, जिसे हम लोग कहते हैं समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई वुड से द इकोनॉमी। क्योंकि जब जब अर्थव्यवस्था के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, वेन एवर यू डोंट हैव द स्टैंडर्डाइजेशन इन इकोनॉमी, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन साहब, वी विल फाइंड कि वहां पे आपकी इकोनॉमी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा नहीं होता है, तो आपकी जो एक होने की फीलिंग है उसमें आपको है ना थोड़ा बहुत खटराग होगा, आपको ये होगा कि नहीं कुछ और करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बहुत सारे रीजंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, कोई एक कारण मैं आपको नहीं कहूंगा, बट फ्रांस की सरकार जो क्रांति के बाद, राजाशाही के बाद तुरंत ही जो पावर के ऊपर आती है, इन्होंने नेशनलिज्म को अलग अलग रूप से लाया, पॉलिटिकल एंगल से नेशनलिज्म लाने की कोशिश की, कल्चरल एंगल से नेशनलिज्म लाने की कोशिश की, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एंगल से लाने की कोशिश की। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, और फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ाने का एक फैक्टर वो था आपकी लैंग्वेज साहब। अब फ्रांस के अंदर क्या कहानी थी आप समझने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे छोटे छोटे विस्तारों के अंदर, गांव के अंदर विस्तार थे, या कंट्री साइड के जो एरिया थे, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पेरिस के बाहर के विस्तार थे, वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती थी। अब फ्रांस में जब क्रांति हुई उसके बाद डिसाइड किया गया कि हम लोग लोकल डायलेक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, रीजनल डायलेक्ट्स, मतलब फ्रेंच भाषा की एक बोली है उसको नहीं यूज करेंगे, बट हम लोग मेनली खाली और खाली जो पेरिस के अंदर बोलने वाली भाषा है फ्रेंच, उसी को ही हमारी कॉमन लैंग्वेज के रूप में यूज करेंगे। तो यू सी, कल्चरल यूनिफिकेशन रातों रात नहीं आता। अब ये कितनी हद तक जायज है कि आप वहां के लोगों को डिस्करेज करो और उनको बोल रहे हो कि आपको आज के बाद तुम्हारी लोकल लैंग्वेज नहीं बोलनी है, अब पेरिस में जो भाषा बोली जाएगी वही बोलनी है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति, जो नेशनलिज्म जो आई है, वो नेशनलिज्म अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करोगे तो काफी बड़ा इंपैक्ट करती है, इट विल बी इंपैक्टिंग ऑन अ ह्यूज वे सा। और ये इंपैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जो कॉमन लैंग्वेज का जो पर्सपेक्टिव है,
ये बहुत ही मैं कहूँगा कि फ्रांस के लोगों ने कट्टरवाद के रूप में लागू कराया। बट उस टाइम पे उनको पता था कि अगर हमने कॉमन लैंग्वेज का पर्सपेक्टिव को ज़्यादा तवज्जो ना दी, इफ़ वी डिड नॉट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द कॉमन लैंग्वेज, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ के लोग जो है वो यूनिफिकेशन के पीछे ना जाए और क्रांति होने के बाद जो नेशनलिज्म बढ़ना चाहिए वो ना आए और शायद तक फ्रांस डिसइंटीग्रेट हो जाए। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि फ्रांस के अंदर काफ़ी सारे इंटरनल चेंजेस किए गए। ये इंटरनल चेंजेस के कारण फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमको पता चलता है कि पॉलिटिकल चेंजेस किए, हमको पता चलता है कि इकोनॉमिक चेंजेस किए। गेटिंग अ पॉइंट, हमको पता चलता है कि इन्होंने कल्चरल चेंजेस की लाने की कोशिश की और इंक्लूडिंग इन्होंने कुछ कुछ एक्सटर्नल चेंजेस के रूप में ये क्रांतिकारी लीडर्स हुआ करते थे। जैसे कि एक लीडर हुआ करता था रॉबिस्पेयर, जो जैकोबिन ग्रुप का मेन बॉस हुआ करता था। उसने तो वहां तक आदेश दे दिया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द फ्रेंच पीपल, क्या कहा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द फ्रेंच पीपल, कि ये फ्रांस के प्रजा की ड्यूटी है कि दे शुड गेट रीड एंड दे शुड हेल्प अदर्स। उनको बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए जहां पे राजाशाही है साहब, और वहां पे लिबर्टी को एस्टेब्लिश कराने के लिए आपको वहां पे क्रांति के लिए अपनी सेना भी भेजनी चाहिए। तो वहां पे आपको कोई दो मत नहीं होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड कि क्या बोल रहे हैं, ये कहते हैं कि इट वॉज द further declared that it was a mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या है कि एक राजा जो सत्ता के नशे में ऐसा बैठा हुआ है जिसको कुछ पता ही नहीं है अपनी पब्लिक के बारे में। पब्लिक बोल रही है कि हमको सत्ता दो, पब्लिक बोल रही है हमको पावर दो, पर राजा अपनी मदमस्त विचार में बैठा हुआ है। और इसके लिए ये कहता है, ये क्या कहता है साहब, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द फ्रेंच पीपल टू गेट रीड ऑफ द डिस्पोटिज्म विच इज एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप साहब। तो इससे क्या होगा कि फ्रांस के लोगों के अंदर अगर अपने देश की जो क्रांति वो भूल गए तो कहीं और मदद करने चले गए, वहां की राजाशाही को हटाया, कहीं और मदद करने चले गए, वहां की राजाशाही को हटाया। तो ऐसे करते कराते करते कराते करते कराते अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी आप इसके अंदर से घटनाओं को इंक्लूड कर सकते हो। और इसके कारण फ्रांस का जो नेशनलिज्म है वो नेशनलिज्म इनफैक्ट सब जगह पे घूमता रहेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म जो है वो बहुत ही अद्भुत प्रकार से आता है। और ये जो नेशनलिज्म फ्रांस के अंदर अद्भुत प्रकार से डेवलप हुआ उसका एग्जाम्पल आपको बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव के अंदर देखने को मिलता रहेगा। अब देखिए, एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपको बताया कि फ्रांस में नेशनलिज्म को टिकाने के लिए क्रांति के बाद जो नेशनलिज्म आया वो नेशनलिज्म को आगे एक एक फ्रेम में लाने के लिए उन्होंने किस प्रकार के स्टेप्स लिए। अब इसमें से बेसिकली जो सबसे रेडिकल स्टेप्स नेशनलिज्म को पुश करने के लिए था वो था जैकोबिन क्लब की स्थापना करना। ठीक है, अब जैकोबिन्स क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली जैकोबिन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की थी। दे वर प्रो रिवॉल्यूशनरीज एंड बिकॉज दे वर प्रो रिवॉल्यूशनरी पीपल, इन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। ये फ्रांस के अंदर थे। इन्होंने डिसाइड किया कि हमने पेरिस में तो अपने आप को एस्टैब्लिश करवा दिया, हमने पेरिस में तो अपने आप को एस्टैब्लिश करवा दिया, नाउ इट इज अवर ड्यूटी टू गो बियॉन्ड पेरिस। क्योंकि हमारी जो क्रांति है, हम लोग जो राष्ट्रवाद की विचारधारा लेके चले हैं, फ्रेंच नेशनलिज्म की, एक झंडा लेके चले, एक कल्चर लेके चले हैं, एक कॉमन लैंग्वेज का गोल लेके चले हैं, उसको प्रोपोगेट तो करना पड़ेगा ना। हाउ टू प्रोपोगेट द आइडिया? हमारे जो आइडियाज है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, फ्रेंच आइडियोलॉजी है, वो कैसे प्रोपोगेट करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, जैकोबिन्स ने ग्रुप बनाया, अपना क्लब बना दिए साहब। ये जैकोबिन्स क्लब होते थे जो फ्रांस में पहले अंडरग्राउंड थे बिफोर मोनार्की वाज रिमूव्ड। पर जब मोनार्की हट गई उसके बाद ये खुले से रूप से आगे आ गए। इन्होंने कहा कि अब हमको कौन उखाड़ पाएगा साहब, ठीक है, नाउ वी आर ऑन पावर, हु विल बी एबल टू रिमूव अस। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इन्होंने फाइनली क्या किया कि यूरोप के अलग अलग विस्तारों के अंदर जितने भी जहां जहां फ्रांस की क्रांति का मैसेज गया वहां वहां इस प्रकार के जैकोबिन क्लब्स की शुरुआत होगी। ये जैकोबिन क्लब्स मूलभूत रूप से फ्रांस के रिवॉल्यूशन के विचार जो थे उसी को ही प्रोपोगेट करने के लिए बनाए गए थे। और इसी के कारण ये जैकोबिन क्लब्स ने कांटेक्ट किया फ्रांस के लोगों को और बताया कि देखो हमारे देश में राजाशाही है, आप हमारी मदद करने आ जाओ।
हमारे देश में राजाशाही है, हमारा राजा हमको बहुत परेशान करता है, आप हमारी मदद करने आ जाओ। अब इनिशियली जैकोबिन्स फ्रांस के अंदर पावर में थे। ये जैकोबिन्स ने अपनी सेना इकट्ठी की, फ्रांस की सरकार थी उस टाइम पे उनके हाथ में, और इन्होंने डिसाइड किया कि देखो हमको एक लेटर मिला है कहीं यूरोप के अंदर से, कोई फलाने गांव से, जहां पे वहां की पब्लिक ने कंप्लेन की है कि वहां का राजा उनको परेशान कर रहा है। नाउ इट इज अवर होली ड्यूटी, ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारी ड्यूटी भी है कि हमको उनको मदद करने जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो 1790s के दशक में फ्रांस की सेना को तैयार किया गया, और फ्रांस की सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे बहुत सारे प्रदेशों के अंदर वहां पे जाती है, और वहां की जो पब्लिक है उसकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और बेसिकली ये जो फ्रेंच आर्मी जो थी, फ्रेंच आर्मी क्यों गई थी साहब? फ्रेंच आर्मी वेंट टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, क्योंकि वहां पे पब्लिक को हेल्प करने गई थी, वहां की पब्लिक को मदद करने गई थी। क्यों? क्योंकि वहां की पब्लिक, वहां के जो स्थानिक राजा थे उसके सामने फाइट कर रही थी। द कॉमन मैन इन दैट रीजन वर फाइटिंग, एंड बिकॉज द कॉमन मैन इन दैट रीजन वर फाइटिंग, तो इन्होंने डिसाइड किया कि भी हमको जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो एक्टिविटीज, कैंपेन्स, मेनी थिंग्स वर डन। और इस तरह से फ्रांस के अंदर जो वहाँ की पब्लिक है उसको पूरी तरह से नेशनलिज्म के रंग में रंगा दिया गया। नेशनलिज्म के रंग में रंगाना समझ में आता है साहब? ठीक है। राष्ट्रवाद का जो जुनून चढ़ाया गया, क्योंकि आपको फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच आइडेंटिटी, फ्रेंच कानून, फ्रेंच का नया कॉन्स्टिट्यूशन, राजाशाही के सामने एक पूरा माहौल बनाया गया, तो कितना राष्ट्रवाद आ गया साहब। तो फ्रांस के अंदर जो राष्ट्रवाद चला, फ्रांस के अंदर जो पूर्ण तरह से राष्ट्रवाद का विचार डेवलप हुआ, उन सब के कारण क्या होता है कि फ्रांस में तो सफलता मिली, इन्होंने अपनी सेना भेजी फ्रांस के अलग अलग और यूरोप के अलग अलग विस्तारों में, तो वहां पे फिर तो क्या लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यों लड़ाई होगी साहब? ठीक है, क्योंकि जब फ्रेंच आर्मी जाएगी, से फॉर एग्जांपल हेल्प करने चली गई है, द फ्रेंच आर्मी वेंट टू से फॉर एग्जांपल इटली, तो इटालियन पीपल को जब हेल्प करने गई साहब, तो डू थिंक कि वहाँ का जो मोनार्क है वो उसको पसंद आएगा? लोकल जो मोनार्क है उसको पसंद नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो फ्रेंच आर्मी जब इटालियन पीपल को हेल्प करने जा रही है टू रिमूव द लोकल मोनार्क, तो दिस विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज रिवॉल्यूशनरी वॉर, और यूरोप के अंदर ये रिवॉल्यूशनरी वॉर्स की शुरुआत होती है। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसा कहते हैं कि 1789 से लेके करीबन 1815 तक, मतलब कितना, 25 सालों तक यूरोप के अंदर क्रांति की आग चलती रही। फ्रांस ने जो राष्ट्रवाद चलाया था, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा अलग अलग विस्तारों में अलग अलग कहीं ना कहीं आग के रूप में आपको देखने को मिलती रहेगी। और इसके कारण फ्रेंच नेशनलिज्म खाली फ्रांस तक सीमित नहीं था, फ्रेंच नेशनलिज्म ने इम्पैक्ट पूरे यूरोप को लगाई। इसके लिए फ्रांस की क्रांति बहुत ही लैंडमार्क क्रांति के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसकी असर दुनिया के अलग अलग विस्तारों में खास करके यूरोप के अंदर हमको मिलती रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी फाइंड कि इस प्रकार के डेवलपमेंट हुए। फ्रांस के अंदर थोड़ा बहुत क्रांति का आपको टाइम फ्रेम बताता हूँ कि क्या होता है, और ये क्रांति के अंतर्गत किस तरह से अब नेपोलियन पावर के ऊपर आया, क्योंकि नेपोलियन का रोल भी नेशनलिज्म में बहुत है। मैंने आपको फ्रांस की क्रांति की शुरुआत बताई थी कि 1789 के 14 जुलाई के दिन फ्रांस की क्रांति होती है। ये क्रांति जब हुई तब मोनार्की को लिमिटेड मोनार्की के रूप में रख दिया जाता है, और पीपल जो है वो सोवरेन बनने की शुरुआत होती है। ये सोवरेनिटी ऑफ पीपल एस्टेब्लिश हो जाती है 1791-92 तक आते आते, और 1792 में जैकोबिन्स करके जो ग्रुप है वो पावर के ऊपर है। ये जैकोबिन्स को हटा के 1795 के अंदर डायरेक्टरी पावर के ऊपर आती है। ये स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया हुआ है। आई ऑलरेडी टॉट यू इन द स्टैंडर्ड 9th एनसीईआरटी, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ एंड डिटेल्स, बट डायरेक्टरी पावर के ऊपर है। और ये डायरेक्टरी जब पावर के ऊपर थी तब उसको उथला के 1799 में नेपोलियन पावर के ऊपर आया। अब देखिए, नेपोलियन मूलभूत रूप से आर्मी का एक सैनिक था, और सैनिक होते हुए धीरे 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 नेपोलियन ने सत्ता हासिल की, कैप्चर्ड पावर, एंड वंस ही कैप्चर्ड पावर, तो उसके बाद वो कहता है कि आई एम द एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, और वो अपने आप को राजाशाही के रूप में कंसिडर करेगा। नेपोलियन की खासियत ये थी कि नेपोलियन कंटिन्यूड द आइडिया ऑफ फ्रेंच नेशनलिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। नो डाउट नेपोलियन ने सत्ता तो फ्रांस के अंदर हासिल कर दी थी, नो डाउट नेपोलियन ने पूरी तरह से फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया था, पर जो फ्रेंच नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसने पूरे यूरोप के अंदर कंटिन्यू रखा, और फ्रेंच नेशनलिज्म का जो आइडिया उसने इंप्लीमेंट कराने के लिए जो नई टेरिटरीज थी जो उसने जीती थी वहां पे भी उसने इम्पोज किया, और विद इन फ्रांस उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जिसके कारण फ्रांस के लोग और यूनाइटेड हो गए। उनको लगा कि नहीं, नेपोलियन हमारा नेता है, जो भी है हमारा नेता है,
हमको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए एंड उसके ऊपर विश्वास करके मेनली हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर हमको शासन चलाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड कि बाय द ईयर 1799 when Napoleon came into the power he captured much areas in Europe। नेपोलियन ने बहुत सारे विस्तार के अंदर अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराने की शुरुआत की। ये रिफॉर्म्स उसने फ्रांस के अंदर तो इंट्रोड्यूस कराए थे, फिर यूरोप में भी इंट्रोड्यूस कराया। और हमको पता चलता है कि नेपोलियन मेनली इनफैक्ट यूरोप के अंदर और फ्रांस के अंदर अपने आप को जब मोनार्की की तरफ लेके गया, उसके बावजूद भी इनफैक्ट उसने फ्रेंच आइडिया ऑफ नेशनलिज्म उसको प्रोपोगेट कराया। ये फ्रेंच आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जैसे नेपोलियन ने एक प्रोपोगेट कराने के लिए एक आइडिया दिया या उसको इंप्लीमेंट कराया, जिसे हम लोग सिविल कोड के रूप में पहचानते हैं, नेपोलियनिक कोड के रूप में पहचानते हैं। अब फ्रांस के अंदर इसके पहले राजा का कोड चलता था, बीच में एक और कानून इन्होंने बनाया था पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। नेपोलियन ने 1804 के अंदर एक कानून लिखा जिसका नाम था नेपोलियनिक कोड, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे। और नेपोलियनिक कोड की खासियत ये थी कि ये इतना रिवॉल्यूशनरी था क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी प्रकार का इनफैक्ट भेदभाव नहीं होगा कानून के अंदर। ये नेपोलियन ने क्लियर कट लिखवा दिया ये कानून के अंदर, जिसे हम लोग आज के संविधान में आर्टिकल 14 के रूप में पहचानते हैं। ये आर्टिकल 14 को कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो नेपोलियन ने 1804 के अंदर दे दिया था फ्रांस की पब्लिक को। और जहां जहां फ्रांस के शासन चल रहा था यूरोप के अंदर, नेपोलियन ने आग लगाई थी तो इटली के ऊपर राज कर रहा था उस टाइम पे। 1804 के आसपास उसने ऑलमोस्ट जर्मनी को कैप्चर कर लिया था। वहां पे भी ये कानून को लागू कराया गया। उसने कहा कि नहीं, जहां मैं राज करूंगा वहां मेरी सिस्टम चलेगी। और वहां के लोगों को मजा आ गई। उनको लग रहा था कि भाई नेपोलियन भले राजाशाही के रूप में आया हमारे ऊपर, वो मोनार्की है बेसिकली, बट उसने काफी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए। फ्रांस के अंदर भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए। अब लोग इक्वल हो गए, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिल गई सिविल लॉस के अंदर, जो भी आपका दीवानी कानून है उसके अंदर। तो इन सब परिस्थिति में क्या हो रहा है साहब, नेपोलियन ने जहां जहां शासन किया, नेपोलियन ने जहां जहां शासन किया, ऐसे कोई भी विस्तार जहां पे फ्रांस का दबदबा था, वो चाहे नेदरलैंड्स हो, वो चाहे स्विट्जरलैंड हो, वो चाहे इटली हो, जर्मनी हो, वहां वहां पे नेपोलियंस ने पूरी तरह से रिफॉर्म्स कर दिए। वहां के लोगों को इकट्ठा करने का उसने प्लान बना दिया। उसने कहा कि देखो, तुम्हारा पुराना राजा बहुत ही नालायक था, तुम्हारे पुराने राजा ने तुम्हारा शोषण किया था, तुम्हारे पुराने राजा ने तुम्हारा आर्थिक रूप से, राजकीय रूप से पूरी तरह से तुमको खत्म कर दिया था। मैं तुमको यूनिफाई करता हूं। मैं नो डाउट फ्रांस का राजा हूं, तुम्हारे ऊपर राज करने आया हूं, पर मैं तुमको यूनिफाई करता हूं। नेपोलियन ने क्या किया कि उसका जो कानून था, ये कानून जहां जहां फ्रेंच एरियाज आते थे, जहां जहां फ्रेंच एरियाज आते थे, वो चाहे डच हो गया, वो चाहे स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, यहां पे नेपोलियन ने अपनी जीत हासिल की थी। वहां वहां पे नेपोलियन ने अपना सिंप्लीफिकेशन किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन। वहां के किसानों को बोल दिया कि आज के बाद तुमको छुट्टी मिल जाती है सर्फडम से। अब सर्फडम क्या है? तो सर्फडम अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक सामंती प्रथा है जहां पे किसानों को मेनली अगर आप देखोगे तो बांध के रखा जाता था। दे वर टाइड बाय द लैंडलॉर्ड, और उनको बोला जाता तुमको कहीं और काम नहीं करना है। फोर्स लेबर, आपको शोषण किया जाता था, खत्म हो गया था। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर यूरोप के अंदर गिल्ड्स चलते थे। अब गिल्ड्स की खासियत क्या थी? गिल्ड्स वर बेसिकली मर्चेंट एसोसिएशन और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये खुद बेसिकली अपना कानून बनाते थे, ये खुद अपना नियम बनाते थे, और कोई भी व्यापारी को ये गिल्ड के बाहर व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। तो ट्रेड एंड कॉमर्स चल ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि द ट्रेडर्स वर बेसिकली फोर्स्ड टू सेल द प्रोडक्ट विद इन द गिल्ड एंड द गिल्ड यूज्ड टू डिसाइड द प्राइसेस। नेपोलियन ने कहा कि अगर ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं बढ़ेगा तो इंटीग्रेशन कैसे होगा साहब? आर्थिक रूप से आपका इंटीग्रेशन तभी होगा जब आपके बीच में रिस्ट्रिक्शन टूट जाए। उसमें जो गिल्ड करके ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे एंशिएंट इंडिया में श्रेणी कहा गया है, भारत के अंदर भी हुआ करते थे साहब। एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर मिडिवल यूरोप में तो बहुत ही प्रॉब्लमेंट था साहब। ठीक है, उसको उसने खत्म कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर्स, छोटे मोटे किंगडम, सबको यूनिफाई कर दिया नेपोलियन ने। कहा कि मैं फ्रांस से रूल करूंगा, पर आपको यहाँ पे हर एक प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की सिस्टम मिलेगी साहब। रोडवेज, रेलवेज तो खैर काफी बाद में आया, पर रोडवेज बनाने की शुरुआत हो रही है साहब। व्यापारियों को कहा गया कि तुम पूरे स्टेट के अंदर व्यापार कर सकते हो। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। वर्कर्स को कहा तुम कहीं पे भी जॉब ले सकते हो। आर्टिजन्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पीजेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको अपना फ्रीडम मिल रहा है साहब। बिजनेसमैन को अपना फ्रीडम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कानून एक हो गया, वन कंट्री वन लॉ। जीएसटी बनने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ?
एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, टैक्सेशन में थोड़ी बहुत राहत मिली कि नहीं मिली? खैर जीएसटी के उसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हुए हैं, बट उसके क्रिटिसिज्म वो सुधार सकते हैं। फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने जो यूनिफॉर्म लॉज लेके आए, वेट्स एंड मेजर्स को यूनिफाई किया। कोई भी कंट्री के अंदर वेट्स एंड मेजर्स रीजनल एरिया में वेरी नहीं करते। 1 किलो टमाटर गुजरात में लेने जाओ और 1 किलो टमाटर महाराष्ट्र में लेने जाओ, उसमें क्वांटिटी में फर्क आएगा तो व्यापार कभी नहीं हो पाएगा और इश्यूज होंगे आपके दो सॉवरेन अथॉरिटी के बीच में। वेट्स एंड मेजर्स पूरे इंडिया में सेम ही मिलता है, पूरे वर्ल्ड में सेम मिलता है साहब। इवन आप 1 किलो कहीं पे भी जाओ दुनिया के कोई भी कोने में तो सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे ही आपका ट्रेड कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, वरना तो टमाटर का व्यापार नहीं हो पाएगा। कोई कहेगा कि नहीं हमारे यहाँ पे 3 छोटे टमाटर आते हैं, तुम्हारे यहाँ पे 10 आता है, ऐसा थोड़ी चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीजें क्या थी? ये सब चीजें दर्शाती है कि नेपोलियन ने जब यूरोप के ऊपर अपनी जीत हासिल की, ये जीत हासिल करने के बाद वहां के लोगों को इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट बनाया। जितने एरिया के लोग इंटरडिपेंडेंट हुए, जैसे जर्मनी के अंदर 30-40 राज्य थे, उन सबको इंटरडिपेंडेंट किया। इटली के अंदर करीबन 11-12 छोटे बड़े किंगडम से उनको इंटरडिपेंडेंट किया। हॉलैंड के अंदर जो डच रिपब्लिक, वहां के जो लोग थे बेसिकली, जहां पे राजाशाही एक टाइम पे हुआ करती थी, उनको इंटरडिपेंडेंट कर दिया आर्थिक रूप से, और उन सब के बीच में एक नेशनल करेंसी एस्टेब्लिश कर दी साहब। कहा कि देयर शुड बी वन करेंसी, देयर कैन नॉट बी मल्टीपल करेंसीज। पहले बार्टर होता था, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना हो तो एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए तो वहां पे बार्टर सिस्टम चलती थी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स चलते थे। नेपोलियन ने कहा कि ये भी नहीं चलेगा साहब। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के द्वारा हमको पता चलता है कि नेपोलियन ने अपना जो पूरी तरह से रिफॉर्म्स लाए फ्रांस के अंदर क्रांति के बाद, उसके कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? और ये इम्पैक्ट का ही परिणाम था कि पूरे यूरोप में जहां जहां नेपोलियन गया वहां वहां नेशनलिज्म आएगा। समझे आप लोग? ठीक है। तो ये जो नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर रातों रात नहीं आया, मैंने आपको यही बताया साहब। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बहुत बड़ा एक आउटकम था। इनफैक्ट लिबर्टी का जो झाड़ है वो मेनली कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। अब ये पेंटिंग अगर आप देख रहे हो तो जर्मनी के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ज़्वीब्रुकेन करके एक जगह की एग्जांपल दी गई है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट एज अ जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रिट्ज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज़्वीब्रुकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज। द फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स, अगर आप देख रहे हो ब्लू व्हाइट एंड रेड पहना हुआ है इन्होंने, have been portrayed as the oppressor as the seized peasant cart harass some young woman and force a peasant to this. The plague being afflicts with the tree of liberty carries German inscription, take freedom and equality from us, the model of humanity. This is a sarcastic description of the claim of the French as being liberators who oppose monarchy in the territories they entered. ठीक है। अब आप देखिए कि ये पेंटिंग बहुत इंटरेस्टिंगली दर्शाता है। नेपोलियन ने ऐसा क्लेम किया कि देखो मैंने आपको तुम्हारे राजाशाही से मुक्ति दी और मैंने तुमको ये बताया कि देखिए मैं आपको यूनिफाई कर रहा हूँ। पर जहां जहां नेपोलियन की सेना पहुंची है वहां की राजाशाही को हराने के बाद, उसके बाद वहां के स्थानिक लोगों ने कहा कि भाई तुम हमसे फ्रीडम ले लो, तुम हमसे इक्वालिटी दे दो, बट हमको है ना मेनली यहाँ से शांति चाहिए, तुम्हारी मगजमारी नहीं चाहिए। मतलब ये था मेरे दोस्तों कि नेपोलियन ने जो जो एरियाज कैप्चर किए थे, जहां जहां उसने फ्रांस की रूल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, वहां वहां पे काफ़ी लोगों ने उसका विरोध भी किया, कहीं कहीं पे उसको एक्सेप्ट भी किया गया। सो वी फाइंड इन मैनी प्लेसेस लाइक हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एंड द सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वॉर्सो। मिलान इज इन इटली, Mainz and is in Germany, Brussels is in Belgium, Warsaw is in Poland. The French armies were welcomed as the harbingers of liberty. फ्रांस की सेना वहां पे पहुंची और वहां के राजाशाही को उथला दिया तो लोगों ने कहा कि भाई अच्छे दिन आ गए, फ्रांस की नेशनलिज्म और फ्रांस की लिबर्टी हमारे देश में आ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? इनिशियली लोगों ने वेलकम किया, फिर पता चलता है कि यार ये तो लोचा हो गया। क्यों? क्योंकि पुराना राजा तो हमारी बात भी सुन लेता था, अब जो नया राजा आया है उसने जो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स किए हैं उसके कारण हमको प्रॉब्लम हो रहे हैं। क्यों प्रॉब्लम हो रहे हैं? गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो नेपोलियन ने वहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए, नेपोलियन ने वहाँ पे सेंसरशिप इम्पोज की, कहा कि तुम मेरे सामने नहीं लिख सकते। वहाँ की पब्लिक को कहा गया कि देखो तुमको आर्मी में जुड़ना है, फ्रांस की आर्मी में जुड़ना है। वो कहते हैं कि हम जर्मन हैं, हम क्यों फ्रांस की आर्मी में जुड़ना? नेपोलियन ने कहा जुड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर उसका दबदबा हो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स नेपोलियन ने एक साइड के ऊपर जो रिफॉर्म्स किए थे वो रिफॉर्म्स घटे में चले जाते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1799 से लेके 1815 तक नेपोलियन पावर के ऊपर तो रहेगा, उसने बहुत सारे विस्तारों के ऊपर अपना दबदबा बनाया। 1815 के अंदर नेपोलियन को वाटरलू के अंदर हरा दिया जाता है। एंड व्हेन नेपोलियन वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू, पूरा इतिहास यूरोप का बदल जाएगा
क्योंकि उसके बाद एक घटना होती है जिसका नाम है वियना सेटलमेंट या वियना कांग्रेस। ये वियना कांग्रेस ने पूरी की पूरी नेपोलियन की सिस्टम जो है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसको रिवर्स कर दिया था। क्या कर दिया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिवर्स किया था। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि वॉट एवर चेंजेस दैट वर मेड एज अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन उन सबको खत्म कर दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशनलिज्म को लाया। वियना कांग्रेस ने कहा कि आज के बाद नो मोर नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशनहुड को लेके आया कि भाई हम लोग नेशन स्टेट्स की स्थापना करेंगे। इन्होंने कहा कि नो मोर नेशन स्टेट्स। इन्होंने कहा कि वी द पीपल को मजबूत करेंगे। फ्रांस की क्रांति ने, वियना कांग्रेस ने कहा नको। वियना कांग्रेस कहती एक ही चीज, मोनार्की, और मोनार्की भी एब्सोल्यूट, और बेसिकली कोई भी लिबर्टी फेटर्निटी कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, नो लिबर्टी, नथिंग डूइंग, ओनली मोनार्की एंड एब्सोल्यूटिज्म शुड बी देयर। नेपोलियन हारता है, पूरी तरह से यूरोप का इतिहास बदला। कैसे बदलता है उन सबको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे ही रखते हैं। थोड़ा बहुत समराइज कर देते हैं मैंने क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज नेशन, ये नेशन की डेफिनेशन दी, ये इसके डायमेंशंस देने की कोशिश की कि अलग अलग ओपिनियंस क्या है नेशन को लेके। उसके बाद नेशनलिज्म किसे कहते हैं और ये फीलिंग कहाँ से उभर के आई। मॉडर्न नेशनलिज्म कहाँ से आती है, तो मॉडर्न नेशनलिज्म हमको फ्रांस की क्रांति से मिली, और फिर उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे कि मॉडर्न नेशनलिज्म कहाँ कहाँ पे हमको मिलती है। और फाइनली हमने देखने की कोशिश की कि नेपोलियन ने जब फ्रांस को यूनिफाई किया और यूरोप के अलग अलग विस्तारों को जब यूनिफाई किया, तो उसके बाद हमको पता चलता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे नेशनल चेंजेस या नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम किया था, उसके बाद पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा। और फाइनली 1815 तक आते आते नेपोलियन जब हार गया, नेपोलियन लॉस्ट, तो हमको पता चलता है कि जो वियना सिस्टम है वो वियना सिस्टम के द्वारा पूरी की पूरी नेशनलिज्म को तोड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इतना पॉइंट आज रखते हैं। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। काफ़ी मैंने लेंदी लिया हुआ है आपको पढ़ाने के लिए, बट इंटेंशन यही था कि मैं आपको ये समझाऊं कि ये जो पूरी नेशनलिज्म की विचारधारा है उसको एक बॉक्स के रूप में या आप टॉपिक के रूप में ना देखिए। नेशनलिज्म को एक आइडियोलॉजी के रूप में समझिए। आप जितना आइडियोलॉजी के रूप में देखोगे उतना ही आपको मजा आएगी और उतना ही आप लिंकअप कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर है। इसको मैं जब आगे के क्लास में पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 और 2 को, तो इसको हम लोग कंबाइन करके और फिर उसके बाद कंपेयर करके देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, कि भारत का राष्ट्रवाद यूरोप के राष्ट्रवाद से कितना अलग था, भारत के राष्ट्रवाद के अंदर और यूरोप के राष्ट्रवाद में क्या फर्क था, कुछ समानताएं थी कि नहीं थी, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर को तो पूरा बताता रहूंगा। तो मैं बियॉन्ड द चैप्टर जा रहा हूँ। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस इज बियॉन्ड द चैप्टर, दिस इज नॉट गिवन इन द बुक, बट दिस इज वेरी मच नीडेड फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये सब मेरे प्लस कोर्सेज के अंदर इंक्लूड होता है, इससे भी डेप्थ के अंदर होता है। डायमेंशंस अगर मेरे प्लस कोर्सेज के अगर आप देखोगे तो आई हैव कवर्ड मोर डायमेंशंस इन द प्लस कोर्सेज। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, 80 आवर्स के सेशन है मेरे, 80 घंटा प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ऐसा नहीं है कि खाली प्रीलिम्स का करा रहा हूँ, इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, एमसीक्यू भी आ जाएंगे, इसके अंदर आंसर कैसे लिखने हैं, मॉडल आंसर्स, वो भी समझाऊंगा आपको। इतना कॉम्प्रिहेंसिव कराया हुआ है। आई हैव कवर्ड दिस कोर्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। अभी शुरू किया है, लाइव क्लासेस हो रहे हैं डेली 7 to 9 PM। आई सजेस्ट कि आप आइए हमारे साथ, सब्सक्रिप्शन लीजिए। PN Live डिस्काउंट कोड यूज करना ना भूलिएगा दोस्तों। प्लीज ट्राई टू यूज दिस कोड PN Live एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। तो यू प्लीज ज्वाइन अस फॉर द सेम एंड आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर प्रिपरेशन। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। डिस्काउंट कोड PN Live हमेशा आपको याद रखना है, आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। और कुछ क्वेरीज हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ये कोड यूज़ करिएगा PN Live भविष्य में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, और मुझे जोड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग। ऑल द बेस्ट।